बीस पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे इस टैलेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एक साथ दो काम कर रही हूँ। मैं दलेर मेहंदी पाजी की सॉन्ग भी सुन रही हूँ और रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। हालांकि ये अजीब है बट मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, देन छोड़ो वो, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी नए आ रहे हो, मेरे चारों चैनल को जाकर चुपचाप से सब्सक्राइब मार के आओ। दोबारा किसी ने मुझसे पूछा दीदी आपका चैनल कौन सा है, आई स्वेयर। एक बार मैं लिंक डाल दूंगी कम्युनिटी में, अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो। देन उसके बाद सब सब्सक्राइब कर लेना, ओके ना। एंड हम स्टार्ट करते हैं। जो जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, सोलमेट ईवा वाले चैनल पे। एंड मेंबरशिप बाय ऑन करने वाले मेंबरशिप बाय ऑन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं स्टोरिया वीक में 2 डालती हूँ। तो आप लोग जो ओनली फॉर इंटरेस्टेड है, वही, सभी को नहीं बोल रही हूँ, वो बाय ऑन करके सुन सकते हैं। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ओके ना। एक लड़का था जो कि हमारा विंग है और ये नॉर्मल गे स्टोरी होने वाली है, ओके ना। और ऊपर से ये मेल प्रेगनेंसी भी होने वाली है, ठीक है ना। हालांकि वो एक ह्यूमन बॉडी में है बट उसकी बॉडी की फ्रेगनेंस है, जस्ट बिकॉज उसकी मॉम की वजह से। ये मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री की हिस्ट्री हम बाद में खोलेंगे, ठीक है। देन वो एक लड़का अपने रूम में झाड़ू लगा रहा होता है और दलेर मेहंदी पाजी की गाना मेहरबा हो, हालांकि मुझे गाने नहीं आता बट मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सोनिया रांझना आ, 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 वो झाड़ू लगाते हुए गाना गा रहा था, ठीक है। गाना गाते गाते डांस कर रहा था, तभी एक गिलास पानी उसके ऊपर आके पड़ता, बेचारा, उसकी मूड की बैंड बजा दी ना। हाँ, ठीक है, बी सीरियस। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। विंग हमारा जंग हाउस में झाड़ू लगा रहा होता है और घर की साफ सफाई कर रहा होता है, तभी एक गिलास पानी उसके ऊपर आके पड़ती है और कहता है बस हो गया तेरा, जल्दी कर, हम हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं। अगर तू नहीं जाएगा तो हमारे बैग्स कौन उठाएगा? हाँ। विंग अपने पानी को वाइप करते हुए कहता है जांगचिंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जांगचिंग कहता है ओ बेबी को गुस्सा आया। क्या करेगा बेबी, मुझे मारेगा। मारो मारो। और इतना बोल करके विंग का हाथ अपने गले पर ले लेता है, देन गड़ के नीचे गिर जाता है। और तभी वो कहता है मॉम देखिए ना, विंग ने मुझे मारा। उसकी मॉम आते ही विंग को एक थप्पड़ लगाती और कहती है हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, खिलाया पिलाया, उसका ये नतीजा है? तुम झांगचिंग से हमेशा उलझते क्यों रहते हैं? विंग कहता है बड़ी मॉम, मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारा, नहीं मैंने इसके साथ कुछ किया है। जांगयू कहती है तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा नहीं चलती विंग? हाँ, इंसान हो इंसान ही रहो ना। विंग ना घूर के देख रहा होता है क्योंकि उसे ना बहुत गुस्सा आता था बट वो अपनी आंटी को कुछ कह नहीं सकता था और कहता है सॉरी। और इतना बोल करके वो वाइपर लाने चला जाता है, चुपचाप पोछा लगा रहा होता है। जांगयू जांगचुंग को लेकर आती है और कहती है तुम उसके साथ फिर से उलझने के लिए क्यों गए थे? जांगचिंग कहता है मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं उसके साथ उलझ गया। हाँ, खैर कोई बात नहीं मॉम, मेरी पैकिंग हो गई? कहता हाँ, मैं विंग को भी लेके जा रहा हूँ हाइकिंग के लिए, ठीक है ना? कहता वैसे मॉम आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन था ना, वो आप मुझे दे दो। तो कहती क्यों, क्या करोगे? कहता है मॉम दे दो ना प्लीज़, मान लो कि अगर मेरे फ़ोन में नेटवर्क ना रहा तो आप उसके कॉल पे कॉल कर सकते हो ना, क्योंकि जंगल है। तो उसकी मॉम कहती है मेरे पास तो फ़ोन नहीं है बट एक मेरे पास 2G फ़ोन है, शायद से वो काम कर जाए। और वो एक 2G फ़ोन था, बटन्स वाले फ़ोन नहीं थे बट उसी टाइप का पुराना फ़ोन था। उस फ़ोन में सिम कार्ड वगैरह फिल करके और वो जांगचिंग को देते हुए कहती है लो उस नालायक को दे देना। इतना बोल करके और वो चली जाती है किचन में कुछ खाने पीने के सामान को ना पैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जांगचिंग आता है तो देखता है कि विंग जो है वो पोछा लगा रहा होता है और उसके पास आते हुए फ़ोन बढ़ाते हुए कहता है ये लो रख लो। तो विंग कहता है ये क्या है? कहता है फ़ोन है, समझ नहीं आ रहा है, वैसे पुराना है बट काम कर रहा है, ठीक है। मान लो कि जंगल में हम खो गए तो कॉल करने के लिए रहेगा ना, मैं इतना प्रीसियस सर्वेंट खोना नहीं चाहता। इतना बोलकर विंग का हाथ ओपन करता है और उसके हाथ में वो डाल देता है और वहाँ से वो चला जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे एंड देन वो बस रो रहा होता है और वो रोते हुए बाहर जंगल गार्डन एरिया की तरफ भाग जाता है। अब जहाँ पे जांगयू का हाउस था उसके पीछे पूरा का पूरा जंगल था और ये लोग एक मून पैक के अंदर आते थे। मून पैक का किंग लैंड किरन था फिलहाल से, और अगला किंग वहाँ का मिला नहीं था, और अगला किंग कौन बनने वाला था अभी तक ये डिसाइड किया भी नहीं गया था।
क्योंकि वहाँ पे 3 हायर्स थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 हायर्स थे, लैन सिचेन, लैन वांगजी और लैन फैंसिंग। 3 में से कौन हायर होने वाला था, अगला किंग बनने वाला था, ये नहीं पता था। हालांकि लैन सिचेन के फादर चेंगोजुन ही मून पैक के किंग थे, बट उनके डेथ के बाद उनकी जो लूना थी, तो जब लूना मर जाती है तो लाइकन भी मर जाता है, या फिर वेयर वुल्फ जो होते हैं या वुल्फ जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो वुल्फ मून पैक में आता था। तो उनकी लूना आई मीन कि उनकी मॉम मर गई, तो उसके मर जाने के बाद जो किंग थे वो भी डेथ हो गए उनकी भी। उसके बाद लैन किरन ने गद्दी संभाला एंड देन मून पैक के सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखना स्टार्ट कर दिया हुआ था। हालांकि जो लूना होती है उसके अंदर एस्पेक्ट जो स्पेशल पावर्स होती है ना, जो कुछ स्पेसिफिक पर्सन के पास ही होता है, तो वो उस तरह की लूना को ढूंढ रहे थे अपने तीनों जो हमारे मून पैक के जो वुल्फ्स थे उनके लिए, आई मीन कि सीचैन, वांगजी और फैंसिंग के लिए। और जंग हाउस जो था वो भी उन्हीं के पैक के अंदर आता था। विंग जंगल की तरफ भागते हुए आता है और एक जगह ग्रेवयार्ड था जहाँ उनकी मॉम का ग्रेवयार्ड था, वहाँ बैठ करके रोना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़ोर से रोता है, वो बहुत रोता है और रोते रोते कहता है, मॉम आप मुझे यहाँ छोड़ के क्यों चली गई? आप डैड के सेकंड वाइफ क्यों बन के रह गए? आप अपने डैड से शादी क्यों की? क्यों की? मुझे यहाँ पे बहुत बुली करते हैं, मेरे भाई, बड़ी मॉम, वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, और ऊपर से मैं एक ह्यूमन भी हूँ, मेरे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरा मेरा वुल्फ या फिर मेरे लिए लाइकन या फिर मेरे लिए वेयर वुल्फ कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। और अगर मैंने ह्यूमन से शादी की तो मैं तो 40 साल का होते होते मर जाऊंगा मॉम। मैं क्या करूं? क्यों क्यों आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों? और जैसे ही विंग की आंखों से जो आंसू होते हैं वो जमीन पे गिरते हैं, गिरने के साथ ही जितने भी बोल्स थे वो सब एकदम चौकन्ने हो गए थे। और ये वॉइस ना दूर तलक जा रही होती है, जंगल में बेयर बोल्स का चौंकना चीखना शुरू हो गया था। और जितने भी बोल्स थे ना वो सब इस तरफ भाग आते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि 4 या 5 मीटर की दूरी बना करके कुछ बुल्ब्स ना विंग को देख रहे होते हैं रोते हुए, और विंग के आंसू ना उन लोगों को इफेक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स, उसके चेस्ट में ना अचानक से पेन होने लगता है, और ये कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी था। और वो घबराते हुए अपने चेस्ट को पकड़ते हुए बेड पे ना बैठने की कोशिश करता है, बट वो पेन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और वो उसके हाथ में जो फ़ोन था वो अपने भाई को कॉल लगा रहे थे, लैन सिचन को। अचानक से उसके हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है, और अचानक से ऐसे होता है ना कि जैसे गिर गया और हाथ उस पे पड़ता है तो कुछ कुछ बटन्स दब जाते हैं। तो उस चक्कर में ना वो एक नंबर पूरा का पूरा रीडायल हो चुका था। अब इसे डेस्टिनी कह सकते हैं या रॉन्ग कॉल कह सकते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। और वो कॉल लग जाती है विंग जैसे ही। और एक्चुअली में इतना ही नहीं, वो जो फ़ोन कर रहा था वांगजी के फ़ोन से, जो एक्चुअली में ये हो रहा था, फ़ोन स्पीकर पे था। वो रिंग जाते ही पहले तो 3-4 रिंग जाता है, और विंग अपने पॉकेट को टटोलता है और देखता है कि एक नंबर से कॉल आ रहा है। विंग कहता है, इस नंबर पे कॉल कैसे आ सकता है? फिर वो उसे उठाते हुए कहता है, हेलो। उसकी रोनी वाली आवाज़ सुनकर वांगजी के कान में जैसे ही वॉइस जाता है, वांगजी नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ है अपने चेस्ट को पकड़े हुए, और उसका हाथ अभी भी फ़ोन के पास ही था। और वो जैसे ही उस वॉइस को सुनता है उसकी पलक खुल नहीं रही थी, उसके जो पेन हो रहा था ना चेस्ट में वो भयंकर हो रहा था। देन वो उसकी वॉइस सुनने के साथ ही वो अपने हेड को ऊपर करते हुए थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है, हेलो, हेलो। विंग कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? वांगजी वापस से कहता है, आह, इट्स सो हार्ड। और वैसे ना करारा होता है। विंग कहता है, हेलो, हेलो, कौन है? कोई मुझे बताएगा कौन बोल रहा है? वांगजी कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। विंग कहता है, दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? किस जगह पे हैं आप, मुझे बताइए। वांगजी कहता है, मैं मुझे नहीं, नहीं पता। मैं मैं रू
और वो बोलने वाला था कि मैं रूम में हूँ, बट विंग को ना समझ में नहीं आ रही थी और वो वापस से कहता है, क्या कहा आपने? प्लीज़ हमें बताइए, आप कहाँ हैं? हेलो, हेलो, आपको बहुत दर्द हो रहा है? वांग जी ना एकदम ज़ोर से चीखता है। विंग कहता है, हेलो, हेलो, क्या हुआ आपको? बोलिए ना। आप आपको क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बोलिए ना। वांग जी कहता है, रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज़। विंग कहता है, हाँ मैं नहीं रोऊँगा, नहीं रोऊँगा, मैं नहीं रोऊँगा, प्लीज़ प्लीज़। आप कौन है? बोलिए ना। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना रोना बंद करो। क्या तुम्हें मून मून सॉन्ग आता है? हाँ। तो विंग कहता है, मून सॉन्ग? आप क्या एक वुल्फ है? वांग जी कहता है, हाँ मैं मैं वुल्फ हूँ। मून मून सॉन्ग गाओ, गाओ मून सॉन्ग गाओ। और इतना बोल कर वो बस चुप हो जाता है। विंग कहता है, हाँ। फिर इसके बाद वो गाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे उसके लिरिक्स आगे बढ़ रहे थे, वांग जी उसकी आंखें ना गोल्डन कलर में साइन करने लगी थी और वो अचानक से चीखना शुरू कर देता है। विंग कहता है, हेलो, हेलो, हेलो। और वांग जी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी पर से सारा कपड़ा फट जाएगा, सभी चीज़ें। और वो अपनी बॉडी को ना शेप देना स्टार्ट कर चुका था। विंग इधर हेलो हेलो कर रहा था और वांग जी अपने कमरे से निकल करके जंगल की तरफ भाग जाता है, फ़ोन वैसे ही छोड़ करके। विंग जब बहुत देर तक हेलो करता है तो कोई साउंड नहीं आ रही थी और वो कॉल कट कर देता है। दोनों के फ़ोन ऑफ हो जाते हैं। वांग जी जंगल में भाग चुका था और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाहट मारता है। और जब वो उसे देखता है तो बस जो सीजन था ना, वो अपने भाई को जाते हुए देखता और कहता है, अंकल इसे क्या हुआ है? अंकल कहते हैं, वो तो जंगल से लौटने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह का वुल्फ है। सीजन कहता है, अंकल मेरा जो वुल्फ है वो डाकोटा है, फैंसिंग का फैंग है। वांग जी का क्या होने वाला है? ये रेयर है कि वांग जी 30 साल का होने वाला है और अब जाकर के उसकी वुल्फ्स बाहर आ रही है। अंकल कहते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आने दो, उसके बाद हमें पता चलेगा। और कब तक आएगा, 2 दिन या 3 दिन में, ये नहीं पता हमें। और इतना बोल करके और कहते हैं, सब लोग पैक के अंदर चलो और हाँ सुरक्षा बढ़ा दो, बॉर्डर एरिया के पास भी वुल्फ्स को तैनात कर दो ताकि बाहर से कोई भी लाइकन या फिर बियर वुल्फ्स ना आ सके, समझ गए ना? तो सीचन कहता है, मैं खुद रखवाली करूँगा अंकल, ठीक है। और इतना बोल करके सभी इधर उधर छिटपुट हो जाते हैं वांग जी के सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वांग जी 30 साल का मून पैक का प्रिंस है। एंड वो अब जा करके उसके वुल्फ्स बाहर आ रहे थे। अब तक वो ह्यूमन बॉडी में था, अब जा करके इस पीन की वजह से उसके बॉडी से उसकी वुल्फ्स के जो फैंग्स थे वो सभी बाहर आ रहे होते हैं। वांग जी जंगल में भागता हुआ बहुत जोर से चिल्लाता है एंड देन जमीन पे लेट जाता है। उसकी पूरी बॉडी दर्द में कराह रही होती है। येलो साइन पूरी तरफ से बन रहा होता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी वुल्फ्स में। वहीं दूसरी तरफ विंग उस फोन को कट करके अपने पॉकेट में रख लेता है और घर आकर के देखता है तो जियांगचिंग ने 2 बैग तैयार किए थे। एक बैग विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये तुम ले लो और ये मैं ले लेता हूँ। इतना बोलकर दोनों वहाँ से निकल आते हैं जिप्सी में बैठ करके और अपने फ्रेंड्स के पास आते हैं, जहाँ पे सू यांग, विन चाओ, म्या म्या और जो वेंचिंग थी वो सब थे। और भी बहुत सारी लड़कियां थी, लूसी और जो उसके कॉलेज के जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे वो सब हाइकिंग के लिए आने वाले थे। विंग और वो सब की सवारी चल पड़ती है उसी एरिया में जहाँ पे वांग जी भाग के गया था, लेकिन किसी को खबर नहीं है कि क्या होने वाला था आगे। वो सब लोग एक जगह आते हैं जहाँ पे उसे माउंटेन चढ़ना था एंड देन वो सारा बैग वहाँ पे रख देते हैं और कहते हैं, हम लोग जा रहे हैं ऊपर और हाइकिंग करने के लिए। तुम यहाँ पे हम सब के लिए 3 टेंट बनाओ और खाने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग के बैग में है, पर हम चाहते हैं कि तुम फिश पकड़ के लाओ एंड देन उसे पका के ड्रिल करके रखो, ओके ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता है और उसके सारे दोस्तों को भी पता है कि विंग क्या कर सकता है और जियांगचेंग उसे कैसे बैडली ट्रीट करता है। म्या म्या उसके पास आते हुए कहती है, हे मैं क्या तुम्हारी मदद के लिए रुकूं? तो विंग कहता है, नहीं तुम सब हाइकिंग करने आए हो, मुझे तो वो आता भी नहीं है, मैं कर लूँगा, जाओ भी। मेरे लिए इजी टास्क है, ठीक है ना? म्या म्या कहती है, विंग मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम ना ही कोई बुल्ब्स हो ना ही पता नहीं तुम क्या हो, तुम्हारे बॉडी से कोई स्मेल भी नहीं आती है।
और तुम एक ह्यूमन हो, हम सबके साथ रहते हो, इसीलिए ये सब तुम पे हँसते हैं। तुम अपनी पावर को एक्टिवेट क्यों नहीं करते? विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि पावर कैसे एक्टिव करनी होती है। तुम्हें पता है मैम? मैम कहती है, "उहुँ, मुझे भी नहीं पता कि कैसे एक्टिव होती है। कोई नहीं, मैं जाऊँ?" तो विंग कहता है, हाँ जाओ। विंग ना 3 टेंट धीरे-धीरे करके वो बना दिया हुआ था। दोपहर का टाइम हो चुका था। फिश भी ड्रिल करके ढक के रख दिया था और खाने-पीने का जो आइटम था, वो 1-2 बैग खोल करके और कुछ-कुछ कट्स करके वहाँ पे रख के ढक दिया हुआ था टेंट के अंदर। एंड देन सब टेंट को बा बंद करके और उसके बाद वो पानी के बीचों-बीच चला जाता है। पानी के बीचों-बीच खड़ा हो जाता है ताकि वो कुछ और फिश पकड़ सके। अचानक से विंग के कान ना ऐसे लग रहे थे जैसे कि ना थोड़े से बड़े हो गए हैं। और उसके बाद वो एक अजीब-सी ग्रॉल साउंड सुनता है, कराहने की आवाज़, जिसे सुनकर विंग का दिल ना तार-तार हुए जा रहा था और उसके भी सीने में दर्द होने लगा था। वो ना चाहते हुए, नदी ना सकरी थी, मतलब कि पत्थर के ऊपर थोड़ा-थोड़ा पानी करके कैसे बहता रहता है, एकदम उफान वाली नदी नहीं थी, बहुत पतली सकरी नदी थी। विंग उस पत्थर को पार करता हुआ जंगल के उस तरफ चला जाता है जहाँ पे नॉर्मली लोगों को जाना मना था। दोपहर का टाइम हो चुका था, तो सारे वुल्व्स ना अपने-अपने लूना के पास थे ताकि वो लोग सहवास कर सकें, क्योंकि जानवरों का मेन काम यही होता है, खाना-पीना और अपनी लूना के पास रहना। और ख़ास करके वुल्व्स पैक में ऐसा होता था कि एक लाइकन या एक बेयरवुल्फ या एक वुल्फ की एक लूना होती थी और वो दूसरे नहीं रखते थे। मतलब हम ऐसे समझ सकते थे कि लैन क्लैन वाला रूल, एक मेल एक ही फीमेल, और अगर फीमेल मर जाती है तो मेल मर जाएगा, और अगर मेल मर जाती है तो फीमेल उसके साथ ही मर जाती है, वो अपने आप को ही काट के वो मर जाती हैं। तो वो दोपहर के टाइम में वो लोग अपने अपने पार्टनर के साथ में सहवास करते थे, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत कम सुरक्षा थी और विंग ना उस दर्द की तरफ, उस चीख की तरफ जो उसके कान में सुनाई दे रही थी, कराहने की आवाज़, सब कुछ, वो उस धुंध के बीचों-बीच हो करके अंदर चला जाता है। और वहाँ पे जितने भी मेनली तो नहीं कह सकते, लेकिन वुल्व्स फॉर्म में ही थे वो, मेन कोई नहीं था, मतलब आदमी के अवतार में कोई नहीं था। तो वुल्व्स ना देखता नहीं है विंग को और वो धीरे-धीरे करके उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। विंग के पैर में ना जब उस समय स्लीपर्स नहीं थे क्योंकि वो पानी में गया था इसी वजह से। तो वो धीरे-धीरे करके बढ़ता है। अचानक से एक लकड़ी के ऊपर पैर पड़ने से उसके पैर से ना ब्लड आने लगते हैं, और जब ये ब्लड की स्मेल वांग जी के नाक तक जाती है, वो फुल ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका था और अपनी बॉडी को ना रेसिस्ट कर रहा था। अब जो कि उसके भाई दाकोटा और फैंसिंग फैंग्स था, अब वांग जी का जो वुल्व्स था वो क्या होने वाला था उसे खुद नहीं पता था। और वो उठता है, एक ब्लैक, बहुत बड़ा-सा ब्लैक वुल्व्स के अवतार में था वांग जी, और वो धीरे-धीरे करके वो उस ब्लड की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। विंग इस बात से अनजान कि उसकी तरफ एक शैडो आ रहा है, और वो देखते ही कहता है, इतना बड़ा शैडो? और वो जैसे ही पीछे पलटता है, वो ज़ोर से चीख पड़ता है। हाइकिंग के लिए जितने लोग भी ऊपर चढ़े हुए थे ना, वेनचिंग कहती है, उसके कान बहुत तेज़ थे। तुमने आवाज़ सुनी? जांगचिंग कहता है, कौन सी आवाज़? मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो वेनचिंग कहती है, मैंने सुनी। विंग कहाँ है? और वो बहुत ऊपर चढ़ गए हुए थे तो नीचे ना विंग दिख नहीं रहा था। जांगचिंग कहता है, छोड़ो भी, वो कहाँ जाएगा डरपोक। वैसे भी वो ह्यूमन है, वो कहीं जाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है। इतना बोलकर वो लोग वापस से कंटिन्यू ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर चुके थे पहाड़ के ऊपर। अरविंग ना नीचे बैठ जाता है और पीछे-पीछे भाग रहा होता है, जैसे नहीं घसीटते पीछे की तरफ बॉडी को, तो वो जाते-जाते एक पत्थर से टकरा जाता है और अपने हाथ से और अपने फेस को ढकते हुए कहता है, प्लीज़ 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 मुझे मत खाना, प्लीज़ मुझे मत खाना, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खाना। जैसे ही वो वॉइस वांग जी के कान में जाती है, वांग जी अचानक से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो धीरे-धीरे चलते, फुल नेकेड था वो, क्योंकि वो उसके सारे कपड़े वगैरह फट गए हुए थे और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था वुल्व्स में। वो वांग जी विंग के करीब आते ही उसके ऊपर सीधे धड़ाम से गिर जाता है। विंग इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसकी बॉडी अपने आप ही शिवर कर रही होती है और वो उसे हटाने की कोशिश करता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, लोना, लोना। विंग को ना ये सेम आवाज़ ना सुनी-सुनी लग रही थी और वो उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। देन उसे हटाते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ है? हाँ?" वांग जी विंग को देख रहा होता है। उसकी आँखें खुली हुई थी लेकिन बॉडी ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग में ना इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बस वही सह सकता है इस दर्द को, जिसके साथ ये होता है।
वांग जी बस उसे देख रहा होता है। विंग ना देखता है कि वांग जी के हाथ पे ना कट लगे हैं, पैर से ब्लड आ रहा है, सब कुछ। तो विंग के पॉकेट में ना 2-3 हैंडी प्लस थे। वो सब क्या करता है, निकाल करके और कटे हुए जगह पे रख देता है और अपना शर्ट खोल करके और वांग जी के बॉडी के ऊपर डाल देता है और उसके कान में कहता है, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और यहाँ से चला जाइएगा, क्योंकि ये जंगल है, कोई भी वेयरवुल्फ, लाइकन या फिर कुछ भी आपके ऊपर आके अटैक कर सकता है ना। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है, वांग जी उसके हाथ को लेता है एंड देन हाथ के जो क्या बोलते हैं, रिस्ट, उसके ऊपर ना हल्का सा बाइट कर देता है। विंग अपने हाथ को खींचते हुए कहता है, ये क्या किया आपने? और वो देखता है तो वो बस दांत गराए हुए था और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है, जैसे आया था वैसे ही। और जल्दी-जल्दी से अपने पैर को धो देता है और उसकी जो ब्लड थे ना वो पानी में भी आ गए हुए थे। उसके बाद वो बाहर से भाग के आता है और देखता है कि वो लोग ऊपर ही हैं और अभी तक नीचे उतर के नहीं आए हैं। तो विंग जल्दी-जल्दी से एक टी-शर्ट निकाल कर के वेयर कर लेता है, उसके ऊपर से शर्ट, और फिर वापस से ना वो बैठा हुआ था सबके नीचे आने का। वो थका हुआ था तो चेयर पे बैठे-बैठे ही सो जाता है, क्योंकि जंगल से इतना वो भाग-वाग करके जो आया हुआ था। और उसके बाद वो वेट करता है उन लोगों के आने का। शाम होते ही वो सब लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के साथ ही विंग ने ऑलरेडी सब कुछ बनाया हुआ था, तो वो लोग बैठ के खाने लगते हैं। विंग जाओ विंग को पास आता है उसे टीच करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर से इतनी तेज गंध आ रही थी कि उसे फील होते ही उसकी आंखें ना ग्रॉल हो जाती है और वो अपने वोल्फ जो फैंग्स थे उसके दांत के, वो बाहर निकाल के विंग को ना बाइट करने ही वाला था। तभी जियांगचिंग आते हुए कहता, क्या हुआ? विंचाओ कहता है, इसके बॉडी से देखो ना वुल्फ्स की स्मेल आ रही है। जंगजिंग कहता है, तो अपने बेयर वुल्फ को अपने अंदर ही रखो, इस ह्यूमन को खाने वाले हो क्या तुम? चलो भी, ये मेरा बहुत अच्छा पपी है, इसे मैं लॉस्ट नहीं करना चाहता। और इतना बोल करके वो लोग खाने लगते हैं और बोलते हैं विंग को भी खा लेने के लिए। विंग भी अपने लिए ले करके साइड में बैठा हुआ था और वो बार बार वांग जी के बारे में सोचा जा रहा था। हालांकि विंग ने वांग जी को एक बार देख तो लिया था, बट फिर भी उसकी आवाज़ ना वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था कि थोड़ी देर पहले फ़ोन पे जिससे वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लैन वांग जी ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसको 1 घंटा बाद फिर से होश आता है और शाम होने वाला था। सीचेन और फैंसिंग दोनों उसे ढूँढने के लिए आते हैं, तो देखते हैं वांग जी लेटा पड़ा है और उसके ऊपर शर्ट थे। उसके ऊपर से जो स्मेल आ रही थी वो सीजन को और फैंसिंग दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शर्ट किसका है। पर वो शर्ट उसके ऊपर ही थी और उस अपने भाई को गोद में उठा कर के वो घर लेके आता है। उसके बेड पे उसे लिटा देता है, फ़ोन को उठा के रख देता है, उसे कवर कर देता है। वांग जी को रात में फिर से पेन हो रहा था और उसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही थी। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन 3 दिन तक चलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हाइकिंग का काम ख़त्म करके आने के बाद विंग जैसे ही घर आता है, तो जियांग यू कहती है कि घर में बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है, जाके धो लो, मैं थक गई हूँ दिन भर काम कर करके, मैं जा रही हूँ सोने। और जियांग जिंग भी कहता है, मॉम मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी जा रहा सोने। बेचारा विंग जियांग जिंग के कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में डालता है, अपने कपड़े भी वो वॉशिंग मशीन में डालकर चेंज करता है। किचन में जितना भी मेस फैला करके जियांग यू ने रखा हुआ था वो सब कुछ जब कर रहा होता है, जांग फिमयांग आते ही कहते हैं, तो मेरा बेटा आज फिर से काम कर रहा है, मैंने कितनी बार कहा है कि नहीं करने के लिए। विंग कहता है, कोई बात नहीं डैड, वैसे भी मैं ना ह्यूमन हूँ, ना वेयर वुल्फ, ना वुल्फ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, तो कम से कम यही काम सही, वैसे मुझे अच्छा लगता है। उसके पापा कहते हैं, तो ठीक है, तो मैं भी करूँगा अपने बेटे की हेल्प। इस तरह से जांग फेमियांग और जांग यू जांग यू ने विंग दोनों मिल करके और किचन का पूरा सारा काम कर देते हैं। जितना भी काम था वो सब सुबह के लिए कुछ-कुछ चीज़ें निकाल-वकाल के और स्टफिंग वगैरह बना करके रेडी कर लेते हैं, ताकि सुबह में ईज़ी रहे। और फिर वो दोनों आते हैं बाहर, जहाँ पे विंग कहता है, डैड क्या आप मॉम के बारे में मुझे बताएँगे? तो वो कहता है, डैड उसकी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत ब्यूटीफुल लोना थी, इतनी ब्यूटीफुल व्हाइट वुल्फ जिसके फर बहुत ही मुलायम फाहेदार थे। तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। विंग ना उसकी आंखों में आंसू आ गए हुए थे और वो कहता है, तो फिर मेरी मॉम की डेथ कैसे हो गई? मैंने सुना है कि जब एक लूना या फिर एक वेयरवुल्फ या लाइकन या वुल्फ मर जाते हैं तो उसका पार्टनर भी मर जाता है। फिर आप, तो उसके फादर कहते हैं, वो मेरी लूना नहीं थी, मेरी लूना तुम्हारी बड़ी मॉम है। एक्चुअली में वो मेरे फ्रेंड की लूना थी और
मेरे फ्रेंड की डेथ कैसे हुई मुझे नहीं पता है विंग। जब तुम्हारी मॉम हमें मिली थी तो वो बहुत ज़ख्मी थी। हमने उनका इलाज किया लेकिन वो प्रेग्नेंट थी तुमसे। तुम्हें जन्म देने के बाद ही वो डेथ हो गई उनकी। और तुम हमें प्रीशियस गिफ्ट मिले। हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन-सा पावर है, बट तुम बहुत शाइनिंग स्टार के तौर पे हमारे पास आए थे विंग। तुम हमारे राजा बेटा हो। और तुम्हारी बड़ी मॉम ये बात जानती हैं, बट वो तुम्हें कभी जताती नहीं है क्योंकि अपना बच्चा ओनली फॉर अपना बच्चा ही होता है ना। और वो जांगचिंग के आगे में तुम्हें बस आई एम सॉरी। विंग कहता है डैड कोई बात नहीं, वैसे भी आपने एक अनाथ को अपना नाम दिया है, ये बहुत है मेरे लिए। पर क्या सच में मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी? तो जियांग फिमियांग कहते हैं हाँ तुम्हारी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी, प्रिटी फेस। जब वो ड्रेस वेयर करती थी सर्ट स्कर्ट वगैरह, उसे देख करके बहुत सारे लड़के उसके पीछे दीवाने बन के घूमते थे। बट ना जाने वो पूर्णिमा की मनहूस रात क्या हुआ था मुझे भी नहीं पता। इतना बोल करके और वो चुप हो जाते हैं। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं 21 साल का हो चुका हूँ और मेरे अंदर कौन सी पावर है मुझे खुद नहीं पता है, बट कभी ना कभी तो आएगी ना। और अगर नहीं आएगी तो मैं एज अ ह्यूमन किसी ह्यूमन बीइंग गर्ल से ही शादी कर लूँगा और अपनी दुनिया बनाऊँगा, है ना डैड? तो कहते हैं हाँ मेरा बच्चा, जो भी तुम करोगे तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विंग सैंटी होते हुए अपने सर को जियांग फिमियांग के शोल्डर पे रख देता है और कहता है थैंक यू डैड, मुझे अडॉप्ट करने और मुझे बड़ा करने के लिए, ये लाइफ देने के लिए। आप मेरे लाइफ सेवियर हो। और इतना बोल करके दोनों बाप बेटे आसमान में देख रहे होते हैं। चांद फुल क्षितिज पे था और पूर्णिमा का डे था आज ये। अगल बगल जंगलों में ना वेयरवुल्व्स की भौंकने की आवाज़ें आ रही होती है, चीखने की, चिल्लाने की। जियांग फिमियांग कहते हैं रात बहुत हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। और इतना बोल करके और वो अंदर आते हैं, पूरे घर को अच्छे से लॉक करते हुए, इलेक्ट्रिक मैग्नेफिल्ड को एक्टिवेट करके। और सबको अपने अपने कमरे में आ गया था। विंग भी अपने कमरे में विंडो के पास लेटा हुआ था और वो विंडो को खोला हुआ था। और उसके बाद वो बाहर चांद को देख रहा होता है। उसे देखते ही विंग को अजीब सा दर्द फिर से होने लगा था और वो कहता है ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। और विंग को ना चेस्ट से लेके पेट तक ना दर्द हो रहा था। और फिर वो अचानक से कराहने लगता है और कहता है मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, आह। तभी वांग जी की नींद खुल जाती है और उसके बॉडी में वापस से चेंजेस होने शुरू हो गए थे। वो विंडो से बाहर कूद जाता है और आसमान में देखता है वो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग से वुल्फ में तब्दील हो चुका था। ब्लैक वुल्फ्स, बहुत बड़ा सा। और वो जंगल से होते हुए भागता हुआ उस तरफ भागता है जहाँ पानी थी। नदी किनारे आने के बाद विंग की जो ब्लड उस पानी में गिर गई हुई थी, जिससे कि उसकी स्मेल को ना वांग जी अच्छे से स्मेल कर पा रहा था। उस पानी को वो फांदते हुए इस ओर आता है और जहाँ पे ये लोग हाइकिंग करने के लिए टेंट बनाए हुए थे, जहाँ पे विंग का चेयर रखा हुआ था, उसे वो स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद उस रास्ते को स्मेल करते हुए वो विंग के विंडो तक आता है। वो फांदते हुए विंग के विंडो तक आता है और सामने विंग के खड़ा था। विंग सो रहा था। अचानक से विंग को वही दिन वाला सपना याद आने लगता है। हालांकि ये रियलिटी था, बट वो उसे लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़ा शैडो उसके पीछे खड़ा है और जस्ट उसके ऊपर झपटा मारेगा और उसे दबोच के खा जाएगा। और विंग अपनी आईज ओपन करने के साथ ही देखता है वो वुल्फ्स उसके सामने खड़ा था। विंग की बोलती बंद हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रीम है या फिर रियलिटी। क्या वो कोई लूसिड ड्रीम में फंस गया है या किसी ऐसे मैट्रिक्स में जहाँ पे हर चीज़ भूल भुलैया हो। और वो कहता है प्लीज़ मुझे मत खाना, प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारना। ये वॉइस वांग जी के कान में ना बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लग रही थी। वांग जी वुल्फ फॉर्म में था, बट वो विंग को देख पा रहा था अपनी आइज से। और तभी उसके हाथ पे वो तिथ का निशान देखता है और उसके बाद वांग जी शांत हो जाता है। धीरे धीरे करके उसके फेस के पास जाता है। विंग की तो फटी पड़ी थी। मतलब सोचो यार, एक ह्यूमन और सामने में इतना बड़ा वुल्फ, तो कैसा, मतलब कैसा रिएक्शन होगा। विंग ने एकदम बेड से दुबका हुआ था। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ता है और अपने फेस उसके पास लाते हुए अपने टंग से उसके फेस को लिक करता है और हाँ करके ग्रॉल करता है। उसके बाद वो विंग के ना नेक को स्निफ करता है।
विंग की जो स्मेल थी ना, वो कोई नहीं ये स्मेल फील कर पा रहा था, कोई भी नहीं, जो कि वांग जी उसका फेटेड पार्टनर होने वाला था। उसकी स्मेल से वो शांत हो जाता है और वो वापस से जैसे आया था फांद के खिड़की से, वो वहाँ से चला जाता है। विंग इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो फटाक से खिड़की बंद करके और 2-3 पिल्लो लेकर के कंबल से पूरा रैप वैप मार के वो बैठ गया था, लाइक जैसे भूत देखने के बाद होता है ना वैसे। और वो पूरी रात नहीं सोता है। अगले दिन विंग को ना बुखार चढ़ गया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि अब क्या करे, वो कैसे जाए। पर वो बुखार से ना ई करके ना, जैसे होता है ना भयंकर वाला बुखार, तो वो ई करके ना लेटा हुआ था। जांगियो आते ही कहती है, सुबह के 8 बज गए हैं, तुम उठ के नाश्ता बनाने वाले हो या नहीं, बताओ मुझे, हाँ, या फिर हम खुद ही बना ले। चलो उठ भी जाओ। और जैसे ही वो उठकर उसके हाथ को पकड़ती है, जांगियो कहती है, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर वो फेमियांग को बताती है, तुम्हारे सो कॉल बेटे को बुखार चढ़ा है, जाओ जाके उसको देखो, वरना तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। फिर वो खुद ही किचन में जाके भन बनाते हुए खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, घर में उसके रहते हुए मुझे सारा काम करना पड़ रहा है, दीज दैट दीज दैट दीज दैट। चांगजेंग उठ करके आते हुए कहता, बीइंग कॉफी ला के देना। जांगयू दांत पीसते हुए कहती, खुद आके ले लो, तुम्हारे भाई को बुखार चढ़ा हुआ है, तो आज का सारा काम तो मैं खुद करना पड़ेगा। जंगचिंग कहता है, उसे बुखार लगना अभी था, वैसे भी मॉम हम लोग फेयरवेल पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो वैसे भी मैं नहीं रहूँगा, तो मुझे आप पैसे दे दो, मैं चला जाऊँगा। उसकी मॉम कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम हमें 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना पड़ेगा। और इतना बोल करके उसको पैसे दे देती है और जांगजेंग अपने रूम में चला जाता है और रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर विंग के माथे पे पानी पट्टी कर रहे होते हैं और कर लेने के बाद उसे दवाई खिलाकर सुला देते हैं। विंग उस दिन पूरा दिन और पूरी रात सो रहा होता है। मॉर्निंग के 3 बज रहे थे और वांग जी का आज ये तीसरा दिन होने वाला था। वापस से जैसे वो कल आया था वैसे ही वो आता है, बट आज विंडो बंद थी। वांग जी बहुत कोशिश करता है विंडो खोलने की, लेकिन विंडो खुल नहीं रहा था। वांग जी ना चाहते हुए भी विंडो को तोड़ डालता है और अंदर आ जाता है, और एक कांच को उसने तोड़ दिया था और विंडो खोल के वो अंदर आया था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पूरा तोड़ेगा तो भाई साहब इसको बनाना पड़ेगा। वो फिर से विंग के पास आता है, उसके फेस को लिक कर रहा होता है और लिक करने के बाद वो उसे वहाँ से वापस चला जाता है। आज के दिन वाला ना विंग को कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। कल होकर के वैसे ही वो फिर से सोया हुआ रहता है और शाम को जब उसकी नींद खुलती है तो उसे उसकी बॉडी बहुत हल्की मालूम पड़ रही थी और उसे अच्छा फ़ील हो रहा था। वो उठ कर के नीचे आता है तो पहले तो जांगयू बहुत सारा उसे सुना देती है। सुनाने के बाद कहती है, जाओ जाके खाना बनाओ। विंग आराम से जाकर के वहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो वापस से अपने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आ चुका था और आने के साथ ही सबसे पहले वो फ़ोन उठाता है और वो फ़ोन उस नंबर को वो देखता है और वो बार-बार ना विंग के फेस को रिकॉग्नाइज़ कर रहा था एंड देन वॉइस को, वो कॉल को दोबारा लगाता है। विंग ना उस फ़ोन को ना अपने कमरे में छोड़ के आया हुआ था, इसी वजह से उसे पता नहीं था कि वांग जी उसे कॉल कर रहा है। उसके बाद वांग जी 2-3 बार कॉल करता है पर विंग पिक नहीं करता। वांग जी फ़िलहाल से उस नंबर को छोड़ देता है। अच्छे से रेडी होकर के नहा-वहा करके वो बाहर आता है। उसके अंकल बैठे हुए थे, सीचेन और फैंगसिन भी बैठा हुआ था और आते ही कहते हैं, तो बताओ तुम्हारे पास कौन-सा वुल्फ आया? तो वांग जी कहता है, शैडो। अंकल कहते हैं, ओह माय गॉड, सच में? क्या तुम दिखा सकते हो? वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है, देन अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और उसकी पैंट तो सही सलामत थी, थोड़ी फटी थी पर शर्ट पूरी फट गई थी और वो जब दिखाता है तो इतना बड़ा वेयरवुल्फ था कि वो झूमर तक छू रहा होता है। अंकल कहते हैं, मिल गया हमें किंग। सीचैन, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि वांग जी को हम किंग बनाएंगे? और फैंसिंग फैंसिंग और सीचन कहते हैं, वैसे भी मेरे तो फैंग्स थे, तो वैसे भी तो मैं तो एक लॉस्ट पपी के जैसा ही था, तो मैं तो बन ही नहीं सकता था। गगा के थोड़े अच्छे थे, डाकोटा। और सीचन भी अपने वुल्फ्स को बाहर निकालता है। सीचन का वुल्फ ना ब्राउन कलर का और चितकबरा होता ना उस कलर का था और वो वांगजी से छोटा वुल्फ था, पर वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग था। पर वांगजी इतना बड़ा था कि वो पूरे झूमर हाइट तक था। अंकल कहते हैं, इतना बड़ा वुल्फ मैंने आज तक नहीं देखा। एंडेरियन के बाद तुम ही हो और एंडेरियन तुम्हारे पापा थे, है ना? वांगजी कहता है, उसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और वांगजी अपने में ही खोया हुआ था। तो अंकल कहते हैं, क्या हुआ? वांगजी अपने हाथ को दिखाता है जहाँ पे 2 धारियाँ बनी हुई थी, जिसका मतलब था कि वांगजी का मेटेड पार्टनर उसे मिल गया था।
तो वो कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया? फंग जी कहता है, उस दर्द के दौरान मुझे उसी ने बचाया। अंकल और सीजन और सब कंफ्यूज थे एंड देन वो कहता है, और वो कौन है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, बस एक कॉल आया था। तो वो कहता, कॉल? कहता, हाँ, एक रॉन्ग कॉल, वो मुझसे ही लग गया था। जब मेरे चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हुआ था तो फ़ोन अपने आप ही मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गई थी और इस डिस्प्ले के बटन्स ना मेरे हाथ से अपने आप ही प्रेस हो गए थे और एक पूरा डिजिट बन गया था और वो कॉलिंग में चला गया था। धन वो वॉइस, उस एंजेलिक वॉइस ने ही मेरी जान बचाई और इस ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी से कंप्लीट करा। अंकल कहते हैं, क्या हम दोबारा कॉल करके सुन सकते हैं? फंग जी कहता है, हाँ। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर विंग को कॉल करता है। विंग ना अपना मेडिसिन लेने के लिए जब अंदर आता है तो देखता है कि फ़ोन पे स्क्रीन पे ना लाइट्स जल रही थी। वो फ़ोन पे नंबर आते हुए देखकर उठा लेता है और कहता है, हेलो, आप ठीक है? उस दिन आप बहुत करा रहे थे, आपको दर्द हो रहा था, आपको क्या हुआ था? आप हॉस्पिटल गए, आपने दवाई ली? मतलब विंग ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोले जा रहा है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? और तुम्हारे घर का विंडो टूट गया था। विंग ना अपने विंडो की तरफ देखता और कहता है, आपको कैसे पता कि मेरा विंडो टूट गया था? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं आज आऊँगा ना तो मैं पैसे दे के जाऊँगा, ठीक है ना? तो वो कहता है, नहीं नहीं, वैसे मुझे ठीक कराना है पर मैं कारपेंटर को नहीं बुला सकता क्योंकि आंटी मुझे जान से मार देंगी अगर मैंने किसी को भी बुलाया तो। वांग जी कहता है, ऐसा क्या? वो कहता है, लंबी स्टोरी है, वो छोड़ो ना। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम ठीक हो? तुम्हें भी दर्द हो रहा था और तुम डर गए थे ना? तो विंग कहता है, मैं डर गया था मतलब? अंग्रेज़ी कहता है, वो वुल्फ जो कल रात भी आया था और परसों भी। विंग कहता है, कल रात कौन आया था? मुझे नहीं पता, बट परसों एक बहुत बड़ा-सा वुल्फ आया था। पता है तुम्हें, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी और मैं इतना ज़ोर से चीखने वाला था पर मेरे मुँह से वॉइस ही नहीं आ रही थी। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, इवन मुझे ना उसके बाद बुखार आ गया। कल क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं है और आज बड़ी मॉम मुझ पे बहुत चिल्ला रही हैं। ख़ैर वो सब छोड़ो ना, तुम मेरी बात क्यों करने लगते हो? तुम ये बताओ ना कि तुम ठीक हो? क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा था ना? और तुम्हें एक बात भी बतानी थी, मैंने जंगल में ना एक आदमी को देखा जो वो पूरा नेकेड होके बेहोश पड़ा हुआ था। लगता है उसे किसी वेयरवुल्फ ने ही मारा होगा क्योंकि उसके बॉडी पे खरोंचने के निशान था। पता नहीं वो ज़िंदा बचा होगा या नहीं। वांग जी हँसने वांग जी हँसने लगता है और कहता है, क्या हम रात को बात कर सकते हैं? विंग कहता है, रात को हाँ, 10 बजे के बाद करना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लूँगा। फिर वो कहता है, आई मीन कि मैं करवा दूँगा, ठीक है ना? इतना बोलकर विंग कॉल कट कर देता है। वांग जी और टीचिंग फ्रांसिंग तब संशय भरी नज़रों के साथ में अंकल की तरफ देख रहे थे और अंकल कहते हैं, ये कौन है जो घर के काम करता है? हमारे यहाँ किसी भी पैक मेंबर्स के साथ काम कराना लीगल क्राइम है और ये कौन है? तो वांग जी कहता है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट आज ही बात हुई थी और 2 दिन पहले भी बात हुई थी मेरी उससे और मैंने जंगल में भी इसे देखा है, मैंने इसे देखा है, ये बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जो दक्षिण के साइड में एक घर है ना, तो वो कहता है, वो तो जियांग फेमियांग का घर है। तो कहता, हाँ, ये उसी घर में रहता है और मुझे नहीं पता ये कौन है बट ये ह्यूमन है। तो फिर वो कहते हैं, ओह, तुम वो उस लूना का बेटा है? इतना सुनना हुआ ही था। तो सीजन कहते, कौन लूना? कहते, इसकी मॉम बहुत ही पावरफुल लूना थी। इसके डैड, पता नहीं उसकी डेथ कैसे हुई, अचानक से हम लोगों को एक दिन उनकी डेड बॉडी मिली। और तुम्हें तो पता ही है कि अगर एक वुल्फ अगर मर जाता है तो उसकी लूना भी उसी वक्त मर जाती है। उस समय शायद ये प्रेग्नेंट थी, तो लगता है ये उसी का बच्चा है। इसकी मॉम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर किसी लूना में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पावरफुल तो इसकी मॉम थी। इसकी मॉम के पास 7 अलग-अलग टाइप्स की शक्तियाँ थी। बट तुमने कहा इसका बेटा ह्यूमन है? तो वो कहता, ये ह्यूमन है, इसके पास कोई पावर नहीं है। इसकी बॉडी की स्मेल भी ड्यू की जैसी है, मैंने फ़ील किया है, इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि ये ह्यूमन है। इससे भी हो सकता है। तो अंकल कहते हैं, हो सकता है जैसे तुम्हारा 30 साल में आया तो उसकी थोड़ी लेट आए, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना? कहता, ये भी सही है। सीजन कहते हैं, कभी-कभी जब एक वुल्फ अपने मेट से मिलता है उसके बाद ही उसकी ल्यूना की पावर आती है, तो हो सकता है कि
अब जाके शायद उसकी पावर आए। तो वांग जी सोच में पड़ जाता है, कहता है हाँ ये भी हो सकता है। फिर वो लोग सारी बातें करते हैं और फिर अंकल से वांग जी कहता है तो जब मेरा मीट मिल गया है तो क्या मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अंकल? अंकल कहते हैं हाँ, हमें मीट इसीलिए मिलती है ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके हर उस चीज़ से, हर उस लोग से जो उनके लिए खतरा साबित होने वाले होते हैं। और वैसे भी वो तुम्हारा है तो तुम कर सकते हो वांग जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उसकी, तो अगर वो ह्यूमन भी हुआ तब भी हम तुम्हें उसके लिए चुन सकते हैं। आफ्टर ऑल तुम किंग बनने वाले हो, तुम्हें पता है ना? वांग जी कहता है बट मुझे नहीं बनना, आप अंकल को बना, गग्गा को बना दीजिए ना। मुझे नहीं बनना, मुझे अपने मेट के साथ में अपना लाइफ स्पेंड करनी है। गग्गा प्लीज़, आप समझ सकते हैं ना, मुझे ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मुझे बस उसके साथ रहना है। अगर ह्यूमन होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ और अगर उसने मेरी लूना को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो आप जानते हैं ना। सीजन कहते हैं हाँ मुझे पता है वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसी वजह से कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही सही। इतना बोल करके और सीजन उन लोगों को देख रहे होते हैं तो अंकल कहते हैं ठीक है फिर कोई बात नहीं, बट जो भी हो तुम हमारे किंग ही रहोगे। और इतना बोल करके और वो वांग जी को देख रहे होते हैं क्योंकि तुम सबसे बड़े वुल्फ हो। और वैसे भी सब तुम्हें बोलेंगे ना अपना वुल्फ दिखाने, जब तुम अपना वुल्फ दिखाओगे तो वो तुम्हें राजा मानेंगे ना कि सिचैन को। इसलिए मैं कहता हूँ, और वैसे भी राजा तो वही होता है, अब चाहे उसकी लूना ह्यूमन हो या फिर कुछ और, उसकी लूना लूना ही होती है। क्या कहते हो सीचर? सीचन कहते हैं अंकल आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वांग जी, यही हकीकत है। हम कुछ भी कर ले बट हमारी जो लूना होती है वो हमारी मेटेड पार्टनर होती है, वो हमारी मेट होती है। हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। चलो इसका फैसला हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल से तुम अपनी लूना पे ध्यान दो, ठीक है ना? इतना बोल करके और सभी लोग खाना खाने आते हैं। वहाँ पे बहुत सारा मीट, चिकन्स और ये सब रखा हुआ था और वो लोग वो खाते हैं। रात के टाइम पे वांग जी अपने कमरे में आता है, उस नंबर को वो देखता है, स्माइल करते हुए वो कॉल करता है। विंग भी सारा काम खत्म करके जांग चिंग और जांग यू और जांग फेमियांस को खिला के खुद भी खा के वो आ गया था। दवाई खा रहा होता है तो वांग जी कॉल करता है। वो कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो। वांग जी कहता है क्या तुम आ गए ऊपर? तो विंग कहता है मैं आ गया। वांग जी कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है मेरा नाम विंग है। वांग जी कहता है नाइस नेम, मुझे नंबर सेव करना था। और उसके बाद फिर वो बात करता है और कहता है तुम ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा था और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा गया? वांग जी कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ विंग। इतना बोलना हुआ था तो विंग ने विंडो से झांक के देख रहा था। हाँ, तभी वो बहुत बड़ा वुल्फ देखता है जिसे देखकर वो कहता है ये क्या तुम हो? वांग जी वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अपने शर्ट को जो उसने पहले ही खोल दिया हुआ था ताकि फट जाएगी तो अजीब लगेगी ना, फिर वो वेयर करते हुए फ़ोन उठाकर कहता है तुमने मुझे देखा? विंग कहता है तो ये वाला वुल्फ तुम्हारा था? कहता मैं ऊपर आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो पाइप चढ़ करके और विंग के विंडो के पास आता है और कूदते हुए उसके पास आ जाता है, कॉल कट कर देता है और फिर उसके डोर को लॉक करते हुए विंग के पास आ जाता है। और उसके पास आते हुए उसे कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे लूना हो? विंग कहता है क्या? कहता तुम मेरे लूना हो। उस दिन जंगल में जब मैंने तुम्हें बाइट किया था देखो। विंग जब अपना फिंगर देखता है तो वहाँ पे वांग जी के कलर का ना वो साइन कर रहा होता है, जो उसकी आंखें थी उसका बॉडी था, गेस्चर था वैसा। विंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है देखा? तो विंग कहता है पर मैं तो ह्यूमन हूँ और तुम तुम शैडो वुल्फ हो, है ना? तो वांग जी कहता है हाँ, बहुत सारे वुल्फ होते हैं। मेरे गगा डकोटा है, मेरा छोटा भाई फैंग है, मेरे डैड एंड्रियन थे और मेरे अंकल अलास्का है और मैं शैडो हूँ। बट तुम मेरे लूना हो विंग। उस दिन जब मैंने तुम्हें स्निफ किया था तो मेरी और तुम्हारी बॉडी की स्मेल सेम आ रही थी, इसी वजह से विंग कहता है बट मैं तो ह्यूमन हूँ, मेरे बॉडी में कोई स्मेल ही। और फिर वो चुप हो जाता है और कहता है मतलब कि मेरे बॉडी को मेरा मेट पार्टनर ही स्निफ कर सकता है? वांग जी कहता है
ऐसा ही होता है। बट कोई ना, तुम्हारी पावर भी तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगी। जैसे मैं 30 साल का हुआ तब जा करके मैं ट्रांसफॉर्म हुआ था। हो सकता है कि तुम्हें भी थोड़ा लेट हो, बट हो जाएगी, है ना? विंग कहता है हाँ, अगर हो जाए तो अच्छा है, वरना मेरे आंटी। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। विंग अपनी आंटी के बारे में, अंकल के बारे में, सबके बारे में वो बताता है। और वांगजी भी अपने फैमिली के बारे में, गगो के बारे में, सबके बारे में वो बताता है और कहता है तो मेरे साथ मेरे पैक चलोगे? विंग कहता है क्या 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 कहूँगा मैं सबको? ये थोड़ा अजीब हो जाएगा ना? वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम शादी की बात करेंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो विंग के पास पहुंचता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वांगजी के बॉडी के अराजेशन बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जानवरों में क्या होता है कि उसे अपना मेट मिलने के साथ ही उसकी बॉडी की स्मेल ना उसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो लोग सेक्स करने के लिए ना सबसे पहले अट्रैक्टिव फील करते हैं। तो वांगजी सेम वे में विंग की तरफ से वो फील कर रहा था, पर विंग ह्यूमन था तो उसे पता नहीं चल रहा था। वांगजी कहता है अब मुझे जाना चाहिए, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। विंग ना बहुत मासूमियत के साथ में कहता है क्या आपको वॉशरूम जाना है? तो वॉशरूम वहाँ है, आप जा सकते हैं। वांगजी अपने मन में कहता है धत तेरी की, मुझे वॉशरूम नहीं जाना है विंग, मुझे तुम्हें पाना है, तुम्हें खोना है। पर फिर वो कहता है रात काफ़ी हो गई है, हम चलते हैं, कल आएंगे, ठीक है ना? विंग उसे गले लग जाता है और कहता है पक्का आप आओगे ना? तो वांगजी कहता है हाँ, तुमसे मिलने तो आना होगा, क्योंकि तुम मेरे लूना जो हो। विंग कहता है पर मैं ह्यूमन हूँ। और इतना बोल करके वो साई करने लगता है। तो विंग उसके दोनों हाथों को लेता है, किस करता है, एंड देन कहता है कल मिलते हैं विंग। और इतना बोल करके और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग विंडो बंद कर लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कुछ दृश्य दिख रहे होते हैं जो कि मून गॉडेस के थे। मून गॉडेस उसे कहती है वो वुल्फ तुम्हारा है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने पावर को एकत्रित करोगे शायद से तुम उसे खो दोगे। विंग ये सपना देखते ही उठ के बैठ जाता है और सुबह के 7 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी उठ करके नीचे किचन एरिया में आता है, सारी चीज़ों को साफ सफाई करके काम वाम करना स्टार्ट करता है। तो जंगजिंग आते हुए कहता है मुझे कॉफ़ी दो। विंग उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है। जंगजिंग उसे देखते हुए कहता है ओए, मेरे साथ कॉलेज चलोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम चलो। विंग कहता है क्यों? मुझे नहीं जाना, वैसे भी मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है और अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो छुट्टी पड़ी हुई है। जंगजिंग कहता है उसके लिए नहीं, हम हैंग आउट करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलोगे? विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना, वो तुम्हारा दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे घर पे रहना है। जंगजिंग कहता है मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें ले चलो, कोई बात नहीं, नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, मेरे पैसे बच जाएंगे। विंग कहता ठीक है, मुझे नहीं जाना, वैसे भी मुझे काम है और मॉम के ग्रेवयार्ड पे जाना है। तो वो जब बोलता है तो जंगजिंग कहता है तुम और तुम्हारी सो कॉल मॉम, कोई बात नहीं, चलो भी। और इतना बोल करके और वो वहाँ से चला जाता है। विंग को थोड़ा बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। घर का सारा काम वाम खत्म कर लेने के बाद विंग खाना और वाइन लेकर के जंगियो को बोलता है कि वो मॉम के ग्रेवयार्ड पे जा रहा है। जंगियो कहती है अब उधर ही सो मत जाना, तुम्हें पता है ना शाम का स्नैक्स भी बनाना होता है। विंग कहता है बड़ी मॉम मैं जल्दी आ जाऊंगा। जंगियो कहती ठीक है जाओ। इतना बोल करके और विंग वहां से चला जाता है। मॉम के ग्रेवयार्ड पे आने के बाद विंग पहले वाइन पूरा सर्व कर देता है, फिर सारे फलों को निकाल के रख देता है, जो खाना बनाया हुआ था वो भी रख देता है और बैठते हुए कहता है मॉम, मेरा मीट पार्टनर मिल गया मुझे, वो वुल्फ पैक का प्रिंस है। आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, हट्टा कट्टा, पढ़ा लिखा है और वो मुझसे मिलने भी आया था। मैं आपके पास उसे लेके आऊँगा मॉम, आप हैप्पी हो जाएंगे। वो मेरा ध्यान रखता है और मुझे अच्छा लगता है। पर आज मैंने एक अजीब सा सपना देखा, बहुत ही अजीब सा, मुझे नहीं पता। तभी पीछे से एक शख्स उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। वो अननोन शख्स उसकी तरफ बढ़ते हुए जैसे ही आता है और विंग को छूने की कोशिश करता है, उसे इतना तेज का झटका लगता है कि वो दूर सीधे एक पेड़ से टकराते हुए फिक जाता है। ये साउंड सुन करके विंग ना आसपास देखता है, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। उस शख्स के चोट लगने की वजह से उसके हाथ से ना
मकड़ी निकल जाता है। मकड़ी जो नहीं था, मकड़ा, वो निकलता है और वो विंग की तरफ बढ़ रहा होता है उसे काटने के लिए। बट उसके ऑरा फील्ड में आते ही वो मकड़ा ना अपने आप ही नष्ट हो गया था और विंग को पता ही नहीं है कि उसके पीछे ये सब हो रहा है। विंग आराम से चलते हुए आगे जाता है, वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करता है एक फ्लावर तोड़ करके, और वो सभी चीज़ें लेकर के वापस आने लगता है। तभी वो शख्स सामने आते हुए कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग कहता है, हाँ ठीक है। और जैसे ही वो हाथ बढ़ाने को होता है, वो शख्स को इतना जोर का झटका लगता है कि वो चीख पड़ता है और अपने हाथ पीछे खींच लेता है। विंग कहता है, आपको क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, मेरे चोट में ना बस मेरे पैर में ना थोड़ा सा चोट लगा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, इतना बोल करके और वो बैठा हुआ था। तभी विंग कहता है, मैं आपको बैंडेज कर दूं? तो वो कहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, मेरे पास हैंडी प्लस है, आप पैर ऊपर कीजिए। और इतना बोल करके उसके पैरों को वो सीधा कर देता है। उसका मोजा जैसे ही खोल रहा होता, वो चीख रहा होता है और वापस से उसके फैंग्स बाहर आ रहे थे। और ये शख्स न बेयर वुल्फ था न वुल्फ था, ये एक लाइकन था। जैसे ही लाइकन की आँख ग्रॉल होती है, मतलब आंखें साइन करती है, और वो ग्रॉल करने वाला था, उसके दो तीथ न जैसे लाइकन लाइक ड्रैकुला जैसा होता है, जो खून तो नहीं पीता है बट वैसे ही गरा देता है, देन इंसान को चीर के मार डालता है। तो वो विंग को ना ऐसे दांत लेके दबोचने वाला होता है ना, तैसे ही विंग की बॉडी से ना स्मेल आ रही होती है। उसे देखने के बाद वो अपने फैंक्स को अंदर ले लेता है और उसे स्निप करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी विंग उठ जाता है और कहता है, देखिए हो गया, मैं जाता हूँ, आप चल लेंगे? तो वो कहता है, हाँ मैं चला जाऊँगा, थोड़ी देर आराम करूँगा फिर चला जाऊँगा। वो कहता है, जी शुक्रिया, इतना बोल करके विंग आ जाता है। विंग जैसे ही घर में एंटर करता है, वांग जी उसकी ऑरा फील्ड में वो आ चुका था, इसीलिए वो उसकी आंखें साइन करने लगती है और वो भागता हुआ विंग को देखने के लिए आता है। विंग अपने रूम में आ चुका था और वो जैसे ही वॉशरूम जाने को होता है, वांग जी फटाक से विंडो कूद के अंदर आता है और विंग उसे देखते ही चिल्लाने को होता है कि वांग जी उसके मुंह पे हाथ रखकर वॉशरूम के डोर पे पुश करते हुए कहता है, तुम किससे मिले थे विंग? विंग उसको देख रहा है टुकुर टुकुर करके और वो हाथ हटाने का इशारा करता है। फिर वांग जी हाथ हटाता है और विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं मॉम के ग्रेवयार्ड पे गया था, एक शख्स आया था, वो मुझे टकरा गया था तो मैंने उससे हैंड ब्लास्ट लगा दिया एंड देन वो फिर मैं उसे वहाँ पर छोड़ के आ गया, मुझे नहीं पता वो कौन था। तो वांग जी कहता है, उसकी स्मेल तुम्हारे ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसे वो लग रहा है जैसे कि उसने बहुत टाइम से खून पिया है किसी का। क्या वो एक लाइकन था? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो ह्यूमन फॉर्म में था, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो वांग जी कहता है, तुम ठीक हो ना विंग? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और इतना बोल करके वो उसे देख रहा होता है। वांग जी उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, अकेले मत जाना कहीं पे, ठीक है ना? मैं अंकल को बोलूँगा बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाए। विंग कहता है, ह्यूमन की शादी करके? वो कहता है, फिर वांग जी बैठा हुआ था, विंग अंदर जाता है, फ्रेश होकर के आता है और बैठ जाता है और वांग जी से कहता है, क्या चाय पियोगे? विंग कहता है, वांग जी कहता है, फिर विंग नीचे आता है, सभी के लिए चाय बनाता है क्योंकि वो ऐसे चाय ऊपर लेके आ नहीं सकता था। सबको चाय दे देने के बाद वो अपने लिए और वांग जी के लिए एक्स्ट्रा लेकर के एक कप छुपा के लेके आता है और फिर विंग के सामने, वांग जी के सामने वो विंग कप निकाल करके और उसमें पोर करके उसे दे देता है। वांग जी कहता है, इतना डरते हो? वो कहता है, वैसे वो बुरी नहीं है बट कुछ करने नहीं देती है एक्स्ट्रा। इतना बोल करके वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी थोड़ा सा उसके पास रुकता है, उसे अपने शोल्डर पे रखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, वैसे तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वांग जी कहता है, वो अचानक से गलती से तुमसे लग गया, मेरी डेस्टिनी में तुम्हें मिलना लिखा था विंग, इसीलिए। विंग कहता है, हाँ शायद, तभी तो मेरे पास ये डब्बे जैसे फ़ोन आए और वो अपना फ़ोन दिखाता है। तो विंग का फ़ोन देखने के बाद वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था बट वो कुछ नहीं बोलता है। फिर थोड़ा देर और रुकता है, फिर उसकी फोरहेड पे किस करके वो वहाँ से चला जाता है। घर आने के साथ ही वो कहता है, अंकल गगा, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़।
उसके अंकल कहते हैं बट इतनी भी क्या जल्दी है, विंग के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था अभी। और वो कह देता है कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, मुझे अपने पास लाना है अपनी लूना को, क्या यह गलत है? अंकल कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हम कल चलेंगे। और वो दिन वैसे ही बीत जाता है। रात को वांग जी विंग को कॉल करता है और फिर वो दोनों आधी रात तक बात करते हैं। बात करते करते विंग थका हुआ था तो वो सो जाता है और वांग जी बस उसकी सांसें सुन रहा था। थोड़ा अजीब था पर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था बट ऐसा उससे हो नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो कल का वेट कर रहा था कि उगता हुआ सूरज उसकी ज़िंदगी में नए रोशनी लाएगा। वो जल्दी जल्दी से रेडी होकर के नीचे आता है तो अंकल कहते हैं इतना उतावला क्यों हो रहे हो? वांग जी कहता है मुझे विंग से मिलना है अंकल बस। सीचन कहते हैं तुम्हारे राज तिलक भी होना बाकी है और तुम पहले अपने लूना को लाना चाहते हो। विंग कहता है हाँ, मैं नहीं बनना चाहता गग्गा, मुझे अपनी लूना के साथ टाइम बिताना है प्लीज़। सीचन कहते हैं तुम्हें बनना होगा वांग जी, और रही बात तुम्हारी लूना को तो हम सब हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? इतना बोल करके सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा गिफ्ट आइटम ले करके और वो सब जियांग हाउस के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में वांग जी को वही स्मेल ज़्यादा सुनाई दे रही और समझ में आ रहा था। वो कहता है काका आपको ये स्मेल पता चल रहा है? सीचन कहते हैं लाइकन की है, वो आसपास ही है ना? वांग जी बता देता है कल वाला कि किस तरह से विंग ने उस लाइकन की हेल्प करी थी एंड देन उसके बाद वो उससे बात करके वो घर आ गया था। तो सीचन कहता है वो लाइकन आखिरकार विंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है ये बात तो हमें बाद में पता चलेगी, और ये बोल करके वो लोग आ जाते हैं अंदर। जांग फिमिया उसे देखती है और अपने हस्बैंड को बुलाते हैं जो कि स्टडी रूम में काम कर रहे होते हैं। वो बाहर आते ही लैन किरैन को ग्रीट करते हैं क्योंकि पैक का ओनर लैन किरैन और एज अ किंग था, और उसके बाद अगला किंग शायद से सीचन या फिर वांगजी जो भी बनने वाले थे, इसीलिए और उन लोगों को अंदर ऑफिस में लाके अंदर सोफे पे लाके बिठाते हैं और फिर यू को बोलते हैं चाय पानी लाओ। यू तो पहले विंग को आवाज़ लगाने वाली थी बट फिर वो खुद जा कर के चाय पानी बनाना स्टार्ट कर देती है एंड देन उन लोगों के सामने में ला के रख दिया जाता है। अंकल किरण कहते हैं मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, मुझे बस तुम्हारा बेटा चाहिए। ये सुन कर के तो यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी किरण कहते हैं दूसरा वाला जो उस लूना का बेटा है। जंग फेमियांग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और यू बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और वो चीखते हुए कहती क्या आपको ये ह्यूमन चाहिए? उसके अंदर कोई पावर नहीं है, वो वुल्फ है भी या नहीं पता नहीं। अंकल किरण कहते हैं वो जो भी है वो ह्यूमन है या नहीं है, या वुल्फ है या नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने नेफ्यू के लिए वही चाहिए, दैट्स इट। जांग फेमियांग और इतना बोल करके वो सारा सामान जो लाए थे वो एक एक करके उन लोगों को देख देते हैं। अब हालांकि यू तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विंग की शादी वांगजी से किसी भी कीमत पर हो जाए, बट इतना सारा सामान पैसा ज्वेलरी सब देख करके उसका मन पूरा एकदम बाग बाग हो गया और वो हाँ कर देती हैं। फिर उसके बाद वांगजी कहता है कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है तो क्यों ना कल करे। इतना सुनना हुआ ही था तो फेमियांग कहते इतनी जल्दी? वांगजी कहता है कि मुझे बस अपने फैमिली मेम्बर के सामने में ही शादी करनी है, बात का हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यांग फेमियांग मान जाते हैं और सब लोग वहाँ पे कुछ ऑनरेबल पैक के मेंबर्स थे और जो लैन किरन थे उसके घर के पैक के मेंबर्स लैन सिचन फैंसिंग और अंकल किरन जांग यू जांग फेमियांग जांग चिंग और जांग चिंग के कुछ दोस्त म्यामा वेंचिंग ये सब और विंग विंग को अच्छे से रेडी कर दिया जाता है। वो वाइट ड्रेस पहन करके, वाइट कोट वाला ड्रेस पहन करके वो आता है। वांगजी उसका हाथ पकड़ के ऊपर लाता है, उसके हाथ में वो रिंग पहनाता है। उसके बाद फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइड करते हैं और उसके बाद फिर उसके हाथ में जहाँ पे उसने तीथ मार्क दिया हुआ था वहाँ पे वो दोबारा से तिथ पे गरा देता है, जिसके बाद विंग थोड़ा सा आउच करता है एंड देन उसके बाद वांगजी कहता है मैं तुम्हारे नेक पे फैंक्स गराने जा रहा हूँ, तुम रेडी तो हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, और इतना बोल करके वो अपने पैंट के ऊपर ना हाथ पकड़ के कस के ये किया हुआ था, पकड़े हुए था कि ताकि दर्द कम हो। तो वांगजी उसके दोनों हाथ को लेता है और अपने हाथ से पकड़ लेता और कहता है ये रिचुअल है,
पूरा तो करना होगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें होल्ड करूँ विंग। विंग कहता है ठीक है जल्दी करो ना, मुझे डर लग रहा है। और इतना बोल करके और अपने नेक को ना थोड़ा सा ऊपर और मुंडी को टेढ़ा करते हुए वांगजी की तरफ कर देता है। वांगजी अपने फैंग्स बाहर निकालता है और निकालने के साथ ही विंग के नेक को स्निफ करते हुए नेक और शोल्डर के बीच में उसके नेक में ना दांत गरा देता है, जिसके बाद वांगजी जो ब्लड आ रहा था उसे सक कर लेता है और इस तरह से वो दोनों मेटेड पार्टनर बन गए हुए थे। और उसके बाद वो आराम से विंग के उस ब्लड को सक करके पोंछते हुए वहाँ पे हैंड प्लास्टर लगा देता है और कहता है अब ठीक है। विंग कहता है हाँ दर्द हो रहा है पर थोड़ा सा। उसके बाद वो अपने हाथ ऊपर करते हैं और फाइनली उन लोगों को बता देते हैं कि वो दोनों शादीशुदा हैं। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर के अपने पैक के लिए आ जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब अपने घर आ गए थे। जियांग फिमिया बहुत ज़्यादा खुश था और यू थोड़ी सी उदास थी, बट पैसे वगैरह ज्वेलरी वगैरह देख करके वो खुश हो गई थी। उसके बाद जांग जिंग से कहता है कि तुम भी किसी ऐसे हैंडसम मैन को ढूंढो और उससे शादी करके सेट हो जाओ जांग जिंग। जांग जिंग कहता है अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा और ये बोल करके और वो भी अपने कमरे में चला जाता है। हालांकि वो विंग को परेशान करता था, बट विंग के हाथ का खाना और कॉफ़ी वो मिस करने वाला था। उसे ये अच्छे से पता है कि उसकी मॉम उतना अच्छा खाना नहीं बनाती जितना विंग बनाता था। घर लाने के बाद अंकल उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं वेलकम होम बेटा, इस पैक में आपका स्वागत है। आपको पता है ना हम मून पैक से हैं। विंग कहता है यस अंकल, मुझे पता है कि हम लोग मून पैक से बिलोंग करते हैं और ये मेरा मेटेड पार्टनर है लैन वांग जी। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है हाँ ये प्रिंस भी है, आपको पता है ना। विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि ये प्रिंस भी है। और उसके बाद वो वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी विंग को लेकर के अपने कमरे में आता है और अपने रूम को वो क्लोज करते हुए वो विंग को देखता है। विंग समझ गया था कि वांगजी फुल अराउज्ड हो रहा है, क्योंकि जानवरों में ये प्रजाति होती है, उन्हें खाना पीना सोना ही होता है। वो अपने फॉर्म में नहीं आता है, बट वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग भी धीरे धीरे करते हुए बेड पे जाके बैठ जाता है। वांगजी उसके करीब आते हुए उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है मैं और कंट्रोल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके मैंने तुमसे शादी कर ली विंग। विंग कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। और इतना बोल करके और वो आराम से विंग उसको देख रहा होता है। वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे सेड्यूस करते हुए उसे बेड पर लेके जाता है। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े पूरे नीचे फर्श पे बिखरे पड़े थे और वांगजी खुद को विंग के अंदर इन किए हुए उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा होता है। उस कमरे में वांगजी और विंग की ग्रोलिंग और मॉर्निंग साउंड्स एक साथ गूंज रही थी। वांगजी ने विंग के पूरे बॉडी को स्कैन किया था और उसके बाद वो उसके अंदर इनसाइड वो डिपर और डिपर इन करते जा रहा था। वांगजी विंग से कहता है कि तुम मेरे लोना हो, मुझे एक रॉन्ग कॉल ने हमें मिला दिया विंग। विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि एक रॉन्ग कॉल ने हमें मिला दिया और आपको तो खुश होना चाहिए ना कि फाइनली हम एक हो चुके हैं। वांगजी कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हो। तुम ह्यूमन ही क्यों ना रहो विंग, पर तुम मेरे रहोगे और मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो गए है ना। विंग कहता है हाँ क्या मतलब। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हारा मेटेड पार्टनर एक सॉर्ट ऑफ वुल्फ हूँ, मैं तुम्हें कैसे भी प्रेग्नेंट कर सकता हूँ विंग। विंग कहता है अच्छा मुझे नहीं पता था। वांगजी विंग के अंदर ही था और उससे वो बातें भी कर रहा था और उसके साथ वो सभी थिंग्स भी कर रहा था। वांगजी विंग को वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे सक करते हुए उसे अपना बना रहा होता है। फाइनली अपना वो वेडिंग नाइट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को होल्ड करके सो जाते हैं। ऐसे करते हुए वांगजी और विंग दोनों अपनी लाइफ को हैप्पीली मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं और अंकल सीजन फैंसिंग बहुत खुश थे। विंग मॉर्निंग में उठ करके सबके लिए नाश्ता बनाता, कॉफ़ी बनाता, सबका ख्याल रखना, अपने हर एक घर के मेंबर को जितने भी थे उन सब का वो ख्याल रखता था। और वांगजी भी विंग से बहुत खुश था। दिनों दिनों वांगजी का प्यार विंग के लिए बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो विंग के बिना अब एक पल भी नहीं रह रहा था।
वांगजी ने विंग को नया फ़ोन भी खरीद के दिया हुआ था और साथ में एक ब्लूटूथ भी, जिसके ज़रिए वो कनेक्ट करके और वांगजी उससे दिन में बातें करता और वो फिर ऑफ़िस चला जाता था अपने काम से। इस तरह से 1 साल हो चुका था और विंग की ना बॉडी में थोड़े-थोड़े चेंजेस आने लगे थे, पर उसने अभी तक वांगजी को बताया भी नहीं था कि उसकी बॉडी चेंज हो रही है और अब वो शायद से वो भी ट्रांसफ़ॉर्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वो लाइकन, वो जैसे ही उसे पता चलता है कि विंग की बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, वो वापस से उस पैक के आस-पास ना मंडराना स्टार्ट कर देता है। पहले तो उसे अंदर जाने में डर लग रहा होता है, लेकिन वो हर हाल में विंग को देखना चाहता था और वो विंग के पास जाने के बहाने भी ढूँढ रहा था, लेकिन उसे मिल भी नहीं रहा था। एक दिन अचानक से वो लाइकन जो था वो अफ़वाह फैला देता है कि जो प्रिंस है, जो प्रिंस वांगजी है, उसकी जो मेट पार्टनर है वो एक ह्यूमन है, तो उसे पैक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक प्रिंस की वाइफ़ ह्यूमन कैसे हो सकती है? कल को अगर वांगजी किंग बनता है, तो उसकी जो लूना होगी वो ह्यूमन कैसे हो सकती है? उसे मार दिया जाए, ऐसे कह के अफ़वाह फैला देता है। अब उस पैक में ना बात ना चिंगारी की तरफ बढ़ गई थी और हर कोई ये सब फैलाने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंग, अचानक से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था और विंग को पता ही नहीं था। उसे बुखार चढ़ रहा था, लेकिन वो अपने आप को जैसे-तैसे कंट्रोल करके घर का काम कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके घर के बाहर बहुत सारे वुल्फ आ गए हुए थे और बहुत हल्ला मचाते हुए सब चिल्ला रहे थे, "उस लूना को बाहर निकालो, मार डालो" ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं। अंकल किरण, फैंसिंग सब बाहर आकर के और अपने वुल्फ वाले फ़ॉर्म में थे और सब वो एकदम हाँ करके ना सबको बोल रहे होते हैं कि क्या बात है, सब शांत हो जाओ। तभी सभी बोल रहे होते हैं कि आपके तीनों नेफ्यू में से आप एक उसका बेटा था, मतलब फैंसिंग लैंड किरण अंकल के बेटे थे, तो आपके तीनों बेटों में से एक कोई इस पैक का किंग बनने वाला है। तो हम चाहते हैं कि उस ह्यूमन को यहाँ से निकाल के फेंक दिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है ह्यूमन किसी काम के नहीं होते हैं और हमारे पैक में ह्यूमन की कोई जगह नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था। तो अंकल किरण उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं, वो वांगजी की वाइफ है, अब हम कुछ भी कर ले वो उसे नहीं छोड़ सकता और आप सबको भी पता है कि लाइकन हो या वेयरवुल्फ हो या फिर वुल्फ हो, उन सब की मेटेड पार्टनर एक ही होती है। तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी, यहीं पे रहेगा, मतलब ऐसे बोल रहा होता है। तो वो लोग मान नहीं रहे होते हैं और विंग को मारने के लिए अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी वो लाइकन ना मौका पा करके अंदर चला जाता है, जहाँ पे विंग ना बुखार की वजह से ना किचन से होते हुए अपने कमरे में जा रहा होता है और धड़ाम से ना रूम में एंड करते करते वो गिर जाता है। और लाइकन उसके पास आता है और उसको जैसे ही फैंक्स मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे वांगजी आ जाता है और उस लाइकन को लेकर के बाहर आ जाता है। अब वांगजी ओरिजिनल अपने बियर वुल्फ नहीं, वुल्फ वुल्फ वाले फॉर्म में आ चुका था। इतना बड़ा वुल्फ देख कर के सब बोलते हैं, शैडो? अंकल किरण ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है, हाँ, एंड्रियन की बात शैडो, सही पहचाना, पहले मेरे गगा। उनका वुल्फ एंड्रियन था और ये वांगजी का वुल्फ शैडो है। तभी लाइकन जो वो था, वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म को छोड़ करके लाइकन में तब्दील हो गया था और फिर वांगजी और उस लाइकन के बीच में ना भयंकर फाइट होती है। उस फाइट में वांगजी और वो दोनों बराबर ही घायल हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जो विंग था, उसे वांगजी के ऊपर जो प्रहार हो रहे थे, जो दर्द हो रहा था उसे, वो सब फ़ील करते हुए अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म से गुज़ार रहा था। तब तक बाहर ना 3 घंटे से लगातार सीजन भी उससे लड़ने के लिए आ गया हुआ था। वहाँ पे कुछ और लाइकन्स भी आ गए थे और बेयरवुल्फ भी। अब वहाँ पे पूरे पैक में ना लड़ाई होना शुरू हो गई थी। तभी मैक्सिमम 4 घंटे हो गए थे और हर कोई एक-दूसरे से लड़ रहा था, मतलब बेयरवुल्फ, लाइकन और वुल्फ सब एक-दूसरे से लड़ रहे होते पैक के लिए और ओनली फॉर विंग के लिए। तो जो विंग था ना, उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था और वो बाहर भाग के आता है और जैसे ही वो बाहर आता है, वो आधा वुल्फ था और आधा लाइकन था और उसकी आँखें सिल्वर कलर में शाइन कर रही थी और जब उसे देखता है, तो सब उसे देखते हुए कहते हैं, मेडूसा? और उसके बाद अंकल किरण कहते हैं, तो तुम बेयरवुल्फ और लाइकन का कॉम्बो हो? तो
विंग ना वापस से उसे ह्यूमन फॉर्म में तब्दील होने नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो लाइकन जो वांगजी के ऊपर हमला कर रहा था वो उसके ऊपर कूद करके और उसके गले को ना चीर फाड़ करके उसको ऑन द स्पॉट मार देता है। देन सीधे वो हाँ करता है। वांगजी विंग के सामने आते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन विंग के अंदर ना इनसिक्योरिटी आ गई थी कि कहीं वांगजी को ना ये लोग हार्म ना कर दे, और वो सबको ना ऐसे हाँ कर रहा होता है। कुछ बेयरवुल्व्स तो पीछे जा ही नहीं रहे होते हैं और वो विंग से फाइट करने के लिए आ जाते हैं। विंग ना उस वेयरवुल्फ के साथ में फाइट करता है और उन सबको वहां से भगा देता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अंगजी विंग को लेकर के ऊपर रूम में आ जाता है अपने घर में और उसे लिटा देता है। अब पूरी रात बीत जाने के बाद उसे सुबह में जब होश आता है तो वो उठ के देखता है तो वो फुल नेकेड था। अब उसे समझ में आ जाता है कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब भी हो तो ऊपर के कपड़े खोल देने चाहिए, वरना कपड़े फट जाते हैं भाई। तो वांगजी उसके पास आता है और उसे कंबल से टक करते हुए कहता है, अब कैसे हो विंग? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ और मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। वांगजी उसे दवाई दे देता है और कहता है, तो अब कैसा लग रहा है? विंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉम्बो निकलूंगा, मतलब मेरे अंदर लाइकन और वेयरवुल्फ दोनों हैं। तभी अंकल किरण आते हुए कहते हैं, अब समझ में आया कि वो लाइकन तुम्हें मारना क्यों चाहता था। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता। अंकल किरण आते हुए कहते हैं, तुम्हारी मॉम एक लाइकन थी और तुम्हारे फादर एक वुल्फ थे, और तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तुम्हें पता है मून गॉडेस का उन्हें वरदान मिला था कि वो अपना रूप बदलकर वुल्फ बन सकती है। जब वो तुम्हारे पापा से शादी करी थी तो उसने वुल्फ का रूप लिया हुआ था और शादी कर ली। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे हम अपने ओरिजिनल जो बॉडी स्मेल होती है उसे छुपा नहीं सकते। तुम्हारे पापा को पता चल गया कि वो एक लाइकन है और उसे लाइकन के पास छोड़ कर आ गए। तभी उन लाइकन वालों ने ये समझा कि वो अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं, इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हारे पापा को तुम्हारे मॉम के सामने में मार डाला, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारी मॉम का क्या होगा। तुम्हारी मॉम अपने पापा के डेथ को बर्दाश्त न कर सकी अपनी आंखों के सामने अपने मरते हुए पति को देख करके, और वो तुम्हें जन्म देने के बाद उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। विंग विंग एकदम हताश था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है, क्या सच में? तो वांग जी कहता है, सच में, इसीलिए हम अपने लूना पार्टनर के लिए बहुत अग्रेसिव होते हैं। विंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर वो रेडी होने के लिए चला जाता है। नीचे आते हैं तो अंकल और भी थोड़ी बहुत बातें बताते हैं डेथ से जुड़ी हुई, और वो जो लाइकन आया हुआ था उसे मारने के लिए, उन सभी के बारे में। और विंग ये सब जब सुन ही रहा होता है तो उसे वॉमिट जैसा फील होता है और वो भागता है वो उल्टी करने के लिए। तो वांगजी कहता है, इसे क्या हुआ? वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मैं पापा बनने वाला हूँ अंकल। अंकल कहते हैं, क्या सच में? तो वो कहता है, मुंडे हिलाते हुए। और उसके बाद वो विंग को आते हुए कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैंने अभी तो कुछ खाया भी नहीं, पर मुझे वॉमिट क्यों आ रहा है? तो वो कहता है, कुछ खास नहीं, बस हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या सच में? तो वांग जी कहता है, क्या तुम हैप्पी नहीं हो? विंग कहता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा। तभी अंकल कहते हैं, अब जो भी हो, अब विंग के पास उसकी पावर है। तो सीचन, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर हम वांगजी को किंग बनाए तो? सीचन कहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी थे जस्ट बिकॉज उसके घर में बारिश जो आने वाला था और द वांगजी द शैडो वोल्फ किंग बनने वाला था। इस पैक को, इस मून पैक को संभालने वाला था और वो बहुत हैप्पी थी। वापस से सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करना कंप्लीट करते हैं। विंग को मन तो नहीं कर रहा था, उसके लिए थोड़ा सा सूप बना करके वांगजी लाता है और विंग उसे खाता है। फिर खा लेने के बाद वांगजी विंग को लेकर के बेडरूम में आता है। उसकी टमी को ना, शर्ट्स को थोड़ा सा ऊपर करके उसकी टमी पे अपना सर रख करके और विंग को पकड़ के सो जाता है। तो वांगजी के ऐसे करते हुए विंग उससे कहता है, आपको क्या हुआ है और आप इस तरह से मुझे क्यों हक करके रखे हुए हैं? तो वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हें मेरे साथ थोड़ा सा और समय बिताना चाहिए?
इस पे विंग कहता है, आपको नहीं लगता कि आपको पैक का काम करना चाहिए? वैसे भी आप पेरेंट्स और किंग दोनों बनने वाले हैं, और तो और आपके ऊपर मून पैक की जिम्मेदारियां भी हैं। अगर आपने सही से इसे फॉलो नहीं किया तो मून गॉडेस गुस्सा हो जाएंगी। इतना सन्ना हुआ ही था। तो वो कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो गुस्सा हो जाएंगी, मैं करूँगा ना सब कुछ अच्छे से, बट मुझे अभी अपनी बेबी को सुनना है। तो विंग कहता है, धत तेरी की, अभी थोड़ी सुना जाएगा, वो तो अभी फिटस ही होगा ना। पर वांग जी बहुत एक्साइटेड था और उसके टमी पर वो लेटा हुआ था। फिर वो विंग के पास आते हुए उसके नोज से अपने नोज को रब करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये खुशखबरी तुमने मुझे बहुत जल्दी दे दी? वैसे मैं बहुत हैप्पी हूँ विंग। विंग कहता है, 1 साल हो गए हमारे शादी को। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हें और प्यार करना था, पर अब मैं कैसे करूँगा? तो ये कहता है, वैसे भी हमारी प्रेगनेंसी ह्यूमन प्रेगनेंसी से अलग होती है ना। हम्म, तो हम 4 मंथ में ही बेबी को बर्थ देते हैं ना, 4 मंथ तक तो आप वेट कर सकते हो ना। अंग्रेजी कहता है, जो भी हो। और इतना बोल करके वो विंग की बॉडी के साथ मेस्टअप करना स्टार्ट कर देता है, और विंग भी मना नहीं करता है और उसे वो करने देता है। वापस से अपने साथ रोमांस होता हुआ देख करके विंग को अच्छा लग रहा था, और वो कहता है अपने आप से, मून गॉडेस, तो क्या ये लाइफ सच में इतनी अच्छी है मेरे लिए? क्योंकि मैंने बचपन से ही बड़ी मॉम का गुस्सा, जंग जिंग का नफरत देखा है अपने लिए, खुद के लिए। वो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बट जब से मैं यहाँ आया हूँ, फैमिली का हर एक मेंबर मेरे लिए मरता है और हर कोई मुझे पसंद करता है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी लाइफ अचानक से इतनी जल्दी बदल जाएगी और मैं हैप्पी रहूँगा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मून गॉडेस, थैंक यू सो मच मेरे पावर को एक्टिवेट करने के लिए और मेरी लाइफ में बेबी लाने के लिए, मेरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। इतना बोल करके विंग वापस से वांग जी को होल्ड करते हुए उसके साथ वो भी प्यार करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे पैक में ये घोषणा कर दी जाती है कि अगला मून पैक का जो लीडर होगा वो कोई और नहीं बल्कि लैन वांग जी होगा, क्योंकि उसका जो वुल्फ है वो शैडो है। इतना सन्ना हुआ है था कि जितने भी वुल्फ्स थे वो सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लाइकन्स थे जिसने लाइकन्स को मार दिया हुआ था इन लोगों ने मिलके। वो लोग थोड़े से नाराज हुए पड़े थे और वो लोग सोच रहे थे कि वो किसी भी तरीके से वांग जी को किंग बनने से पहले ही मार देगा, ताकि जब वो किंग बन जाएगा तो हम लोगों पे रूल ना कर सके। इतना सोचकर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि जिस दिन वो किंग बनेगा उस दिन उसके ऊपर हमला करके उन सबको मार दिया जाएगा, ताकि मून पैक से इन लोगों का नाम ही हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। इतना सुनना हुआ ये था कि जांग फिमयांग जो कि खुद एक वुल्फ थे, वो लोगों की बातें सुन सकते थे, सभी चीज़ें उन लोगों को घूर के देखते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो चुप हो जाओ मैं सुन सकता हूँ। बट उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो विंग के पास जो पावर है लूना और वुल्फ की, तो वो भी ये सभी चीज़ें सुन सकता था। और विंग प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है एंड देन वो सबको ना एक ग्रॉल करता है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग पता नहीं क्यों पर डर गए थे। पर जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था, वो वापस से उन सबको मारने ही वाला था कि वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है ट्रांसफॉर्म होने से बचाने के लिए। ये उद्घोषणा के बाद वापस से वो लोग घर आ जाते हैं। विंग वांग जी से कहता है, वो लोग आपकी मारने की तैयारी कर रहे हैं। वांग जी कहता है, मुझे पता है कि वो लोग मुझे मारने की तैयारी करेंगे ही। वैसे भी हमने उनके लाइकन्स को मारा है, अगर हम होते तो हम भी यही करते विंग। यही तो रूल चलता आ रहा है, जंगल राज है ये, यहाँ पे रूल कर रहा है, तो मारो काटो आगे बढ़ो, यही चलता है, कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम हो हमारे पास, इतना बोल करके और वो विंग को लेकर के कमरे में आ जाता है। अंकल कहते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हें अपने किंग की हिफाजत करनी है सीचन। सीचन कहता है, जी अंकल मुझे पता है, मुझे किंग से पहले अपने भाई की और उसके होने वाले बच्चे दोनों की हिफाजत करनी है। फैंसिंग कहता है, हाँ सही कहा, मुझे भी गवा की हिफाजत करनी है। इतना बोल करके और वो लोग ऊपर की ओर देख रहे थे जहाँ से विंग चला गया था वांग जी को लेकर के। उसके बाद जो विंग था वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करते हुए वापस से उसे किस करना स्टार्ट करता है और कहता है, गुस्सा ठंडा कर दीजिए, वैसे भी आप किंग बनने वाले हैं। और देखिए टमी पर हाथ लेते हुए कहता है, अब तो बेबी 1 मंथ का हो चुका है
अब आपको कैसा लग रहा है? वांग जी उसकी टमी पे हाथ रखते हुए बेबी को फ़ील कर रहा होता है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो कहता है 3 मंथ्स और उसके बाद बेबी मेरे पास होगा ना, तुम्हारा मूड स्विंग्स होते हैं, तुम्हें कुछ खाने का मन करता है? विंग कहता है, हाँ, होते हैं। कभी-कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी-कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी कुछ और खाने का मन करता है। बट आई विल मैनेज, घर में तो सब कुछ है वांग जी। इतना बोल कर के वो वांग जी को गले लग जाता है। वांग जी उसके बैग को कंसोल करते हुए कहता है, हे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? वही अब ऐसे करते हुए ना धीरे-धीरे दिन बीत रहे थे। वांग जी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। उसके टमी पे हाथ रखता, अपनी बेबी से बातें करता, उसे बताता कि वो एक किंग बनने वाला है। उसके साथ सभी चीज़ें वो करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी विंग के मूड स्विंग होने पर उसके लिए रात में उठ के उसके लिए खाना बना के लाता, सूप बनाता, उसे दवाई देता। जब पैरों में सूजन होती थी तो उसके पैरों की मालिश करता था ताकि वो आराम से चल सके। ये सभी चीज़ें करते हुए वांग जी को अच्छा लग रहा था और वो फ़ील कर पा रहा था कि पेरेंट्स बनना कितना अच्छा होता है। वो वांग जी विंग को ना गले लगाता, उसे किस करता, उसके टमी पे किस करता और उसे कहता कि सच में हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो तुम मेरी लाइफ में आए विंग। विंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता था और वो वांग जी के साथ गले लग जाता था और वापस से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते थे। ऐसे करते हुए दिन बीत रहा था और अब बेबी के बर्थ देने का समय नज़दीक आ रहा था और वांग जी चाहता था कि बेबी बर्थ के बाद ही राज तिलक किया जाए। बट उसे पता चलता है कि पैक्स उनके खिलाफ हो रहे हैं और उन पे हमला करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए अंकल कहते हैं पहले मैं ना किंग बना देता हूँ, उसके बाद हम उन लोगों से निपट लेंगे। हमारे जितने भी पैक मेंबर हैं वो सब हमारे साथ है विंग। वांग जी वांग जी फिर हाँ कर देता है। फिर ज़ोर-शोर से ना तैयारियाँ शुरू करती है। बहुत सारे स्वीट्स मँगाए जाते हैं। बाहर से बहुत सारे बोल्फ आए हुए थे वांग जी के राजा बनने के लिए। उनका राज तिलक किया जाता है और राज तिलक करने के बाद उनके हाथ में एक डंडी दी जाती है जो कि उन लोगों की फैमिली मेंबर्स की होती है और उसके बाद उसे क्राउन पहना करके मून पैक का किंग घोषित कर दिया जाता है। वांग जी ब्लैक कोट वेयर करके आया हुआ था। वो छड़ी लेते ही एकदम जोरदार रोर के साथ में अपने द शैडो वुल्फ को वो बाहर निकालता है, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद हर शख्स डर गया था क्योंकि अरेरियन के बाद द शैडो वुल्फ ही ऐसा था जो कि बहुत बड़ा था हाइट में बाकी वुल्फ के मुकाबले में और अगर एक बार वो झपटा मारे तो 10 से 15 लोग को तो जाएंगे ही जाएंगे। लाइक ऐसे था वो। इसीलिए तो सभी लोग वांग जी के वुल्फ को देखकर ना बातें करने लगते हैं। वांग जी कहता है सबसे, आप सब प्लीज़ शांत हो जाइए, आप सब मेरे प्रजा हैं और साथ में मेरे बच्चे जैसे हैं। किंग वही होता है जो प्रजा को बच्चों के समान और अपने आप को एक माता पिता समझता है। मेरे लिए पैक के सभी लोग बच्चे हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके अधिकार के लिए लड़ूंगा और उन्हें वो सब कुछ दिलाऊंगा जो एक किंग की जिम्मेदारी होती है। हम लाइकन से आप सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे और बेयर वुल्फ से भी, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई भी खतरा ना मंडराए। कोई भी छोटी बड़ी शिकायत हो आप मेरे पास आइएगा, मुझे कहिएगा, मुझे बताइएगा। सभा शपथ ग्रहण कर लेने के बाद वो वाइन उठाते हैं सारे लोग और चीयर्स करते हुए वो सब पी जाते हैं। विंग वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली वांग जी लाइक ये वो किंग बन चुका है और उसे अब क्या चाहिए लाइफ में। सभी चीज़ें तो स्मूथ ही चल रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के अंदर आता है और उसके टमी पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी आपके बाहर आने का वक्त हो गया है, आप अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कीजिएगा, कुछ होने मत दीजिएगा, ठीक है ना? और इतना बोल करके और वो वॉशरूम चला जाता है। जैसा कि सबने कहा हुआ था कि जिस दिन जो शपथ ग्रहण होगा, जिस दिन वांग जी किंग बनेगा, उसी दिन हम उसे मार देंगे। और इतना बोल करके वो लोगों ने प्लान बनाया हुआ था, तो जितने भी लाइकन्स थे अपने कुछ लोगों को जो मार दिया था, ऊपर से उस लाइकन का भी बदला लेने के लिए जो कई दिनों से इन लोगों के पीछे पड़ा था, तो आते हैं और पहले तो वो थोड़ा देर रुकते हैं, फिर वो सब उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं और बढ़ने के साथ ही उसके घर से अंकल को, किरण को, फैंग को निकाल के फेंक देते हैं और उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं अपने अपने वुल्फ में चेंज होकर के और उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं वांग जी को मारने के लिए, जहाँ पे वांग जी कपड़े बदल करके बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है।
अपने सीढ़ी पे वो लाइकन को देख करके, क्योंकि लाइकन ह्यूमन फॉर्म में कम अपने ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा था। वो थोड़ा पहले तो घबरा जाता है, बट फिर बाद में उसे एहसास होता है तो वो कहता है अंकल गगा। और वो भी अपना जो शैडो वुल्फ था वो तब्दील करके और उस लाइकन को लेकर बाहर आता है और वो लड़ने लगता है। विंग ये विंडो से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो देखता है कि वांगजी के ऊपर हमला हुआ है। वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और वो भी बाहर आ जाता है और सब लाइकन को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर देता है। इस चक्कर में विंग को थोड़ा बहुत ना, प्रेग्नेंट था तो टमी होने की वजह से बड़ी सी, ऊपर से फुल मंथ हो चुका था उसका जो बेबी को बर्थ देता, तो उस टमी शो हो रहा था बहुत ज़्यादा। इसी वजह से उससे लड़ाई करने में बन नहीं रहा था, बट फिर भी वो सभी लाइकन के ऊपर भारी पड़ रहा था और लाइकन ज़्यादातर उसके टमी को ना खरोच रहे होते ताकि विंग मर जाए। इसी वजह से और विंग को वो तकलीफ दे रहा होता, लेकिन विंग फिर भी सबको पकड़ पकड़ के चिबा चिबा करके फाड़ना स्टार्ट कर देता है, सबको फेंकना भी। देखते देखते आधा घंटा के अंदर ही जब ये सब कुछ नहीं रुकता है तो विंग आता है और वो उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। एक पेपर निकालता है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें लिख करके और उसे जैसे ही जलाने का होता है मंत्र को पढ़ते हुए, उसके बाद वो सबसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। जब विंग धीरे धीरे करके सबको मार रहा होता है, फैंग उसे देखता है और कहता है गगा, विंग गगा को देखो ना, उन लोग घायल कर देंगे। अब विंग जो था वो अपने फुल फॉर्म में था, वो लाइकन बन करके अभी, और उसके पास भी उसकी मॉम की पावर थी जो वो अपनी बॉडी वाइज शेप चेंज कर सकता था। वो सभी लाइकन्स को मारना, पीटना, घसीटना, चीरना स्टार्ट कर चुका था। वहाँ पे कुछ बेयरवुल्फ भी थे जिसके साथ वो फाइट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही बेयरवुल्फ देखता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो सब पीछे हट गए थे और उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई होती है वुल्फ या लाइकन या कुछ भी, तो वो प्रेग्नेंट ही लूना होती है। इसी वजह से और देखते देखते उन्हें सबका सफाया कर दिया था एंड देन वो थक करके बेहोश हो चुका था। वांगजी भी आखिरी लाइकन जो लीडर थे उसे मार करके, और जब वो विंग के पास आता है तो विंग धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म में तब्दील हो रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। वांगजी उसके पास भाग के आता है और वांगजी खुद लहूलुहान हो चुका था। अंकल और सीचन और फैंग सबसे लड़ने में लगे हुए थे। वांगजी विंग को लेकर अंदर आता है और उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है दर्द दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी उसे देखता कहता है क्या तुम बेबी को बर्थ देने वाले हो? विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर लगता है शायद आज के बाद। वांगजी कहता है मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तो विंग कहता है मत जाओ, मेरे पास रहो प्लीज़, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें। वांगजी तुम बाहर गए तो वो तुम्हें मार देंगे। वांगजी कहता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैंने उसके लीडर को मार दिया है, अब वो हमसे पंगा नहीं लेंगे विंग, तुम रुको थोड़ा देर मैं आता हूँ। और विंग को ऐसे ही छोड़ करके वो बाहर आता कहता है फैंग से, फैंग अंदर जाओ। विंग 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 अब मैं अभी आता हूँ। तो फैंग कहता है आप अंदर जाइए, उनके पास रहिए, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। और फैन भागता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। तब तक सीचन बच्चे कुछ लोगों को मार रहे होते हैं और अंकल भी, दोनों मिल करके मार वार लेने के बाद 20 मिनट बाद वो घर आते हैं। तब तक डॉक्टर को भी फैंग ले आया हुआ था, जहाँ पे विंग को प्रेग्नेंस जो था वो बेबी को बर्थ दिलवा रहा था और उसे पुश करने के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ से फैंग आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए रब कर रहा था और दोनों सब बोल रहे थे कि पुश प्लीज़ विंग पुश। तो धीरे धीरे वो पुश करता है और बेबी बाहर आ जाता है। डॉक्टर उस बेबी को हाथ में लेते हुए कहता देखिए ये रहा आपका बच्चा और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और इतना बोल करके उसके नार सेल्स को काट करके बच्चे को गर्म पानी से अच्छे से क्लीन विन करके उसे कपड़े में लपेट करके उनके फैमिली को दे दिया जाता है। और फिर जो विंग था वो उन सभी को, विंग के पूरे बॉडी को क्लीन करके और वो बेड पर उसे डालने के लिए बोलता है, तो वांगजी सेम उसे बेड पर डाल देता है और विंग को रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। हर कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली एक तो वांगजी किंग बन गया, उसके बाद उसकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई और जितने भी उसके लाइक दुश्मन थे लगभग ऑलमोस्ट उसने उन सब का खात्मा कर दिया। अब अगर गलती से एक कुछ बच गए होंगे तो वो लोग जब तक गुट बनाएंगे और अपना साम्राज्य बनाएंगे तब तक तो फिलहाल से उन लोगों का साम्राज्य को उसने ख़त्म ही कर दिया हुआ था। इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि चलो अंत भला तो सब भला। और अंकल उस बेबी को देखते हुए कहते हैं सच में मून गॉडेस ने हम पे मेहरबानी की है, ये हमारा अगला पैक का वारिस। और सीचन उसे देखते हुए कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है विंग। और वो वांगजी को देखते हुए कहता है तुम्हारा बेटा सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होने वाला है। वांगजी कहता है ये हम सबका बच्चा है ना? तो अंकल कहते हैं हाँ ये हमारा बच्चा है।
और इतना बोल करके वो खुश हो जाते हैं। फिर वांग जी विंग की थोड़ा सा सेवादारी करता है उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका था। अंकल अपने पोते के साथ खेलना स्टार्ट कर चुके थे और उसके बाद वो सब हैप्पी थे। पूरे 6 दिन बाद विंग थोड़ा-सा ठीक लग रहा था खुद को, और वांग जी उसके लिए दवाई, फ्रूट्स बहुत कुछ लेके आया था ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए। पूरे पैक में खबर फैल जाती है कि विंग ने बेबी को बर्थ दिया है, मतलब कि किंग को बच्चा हुआ है। ये सुनना हुआ ही था कि जियांग फेमियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यू को कहते हैं, यू क्या विंग के मिलने चलोगी? तो यू कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना है। तो जियांग जिंग कहता, चलिए ना, मैंने सुना है कि उनका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे उनसे शादी करनी है। मैं विंग से इस बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाकर उसे परेशान करना चाहता हूँ। तो यूँ ना जियांग जिंग को एक थप्पड़ खींच के लगाती है माथे पे और कहती है, सोचना भी मत, क्योंकि विंग किंग की वाइफ है और अगर उसने बता दिया या फिर वांग जी ने तुम्हें देख लिया उसके साथ कुछ भी करते हुए, पूछे बिना ही तुम्हें चीर देगा। इसलिए चुपचाप से वहाँ जाओ और अपना ज़ुबान मत खोलना। उसके बाद वो लोग आते हैं विंग से मिलने के लिए, सभी लोग आए थे। उसका नाम सेरेमनी रखा जाता है जहाँ पे वो लोग बेबी का नाम युवान रखते हैं और वो पूरे किंगडम में सबको दिखाता है। सारे बच्चे को वो हाथ ऊपर करके दिखाता है जो उसके गोद में था और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। एक-एक करके हर कोई फैमिली मेंबर उसको गिफ्ट देते-देते जा रहा होता है। जियांग यू और जियांग फेमियांग भी आते हैं और देते हैं, जियांग जिंग भी आके देता है और सब लोग साइड में लग जाते हैं। सभी लोग पार्टी भोज कर रहे होते बैठे हुए थे और बहुत लंबा टेबल लगा हुआ था। जितने भी एल्डर्स पैक के थे वो सब एक साथ बैठ के खा रहे थे, लगभग 50-60 लोग, और बाकी सब लोग ना अपने हाथ में प्लेट ले लेकर खड़े होते हैं युवान के नेम सेरेमनी की खुशी में। तभी जियांग फेमियांग कहता है, तो किंग, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? तो वांग जी कहता है, हाँ कहिए। चांग फिमियांग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वो आपके भाई से शादी करे। इतना सुना हुआ ही था तो झांग जिंग कुछ भी नहीं कहता है। तभी सीजन कहते हैं, मैं शादी नहीं करना चाहता, आप चाहे तो फैंसिंग से झांग जिंग की शादी करा सकते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, बट आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो झांग जिंग कहता है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम भूल नहीं सकते हैं, और मैंने कभी किसी से प्यार किया था और वो उसका डेथ हो चुका है। तुम्हें तो पता है ना, हम एक बार पार्टनर खोने के बाद दूसरा पार्टनर नहीं चुनते हैं। हाँ जी कहता है, जैसे आपकी मर्जी काका, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ठीक है। हाँ, तो फिर वो उससे कहते हैं जियांग फैमियान से, क्या आप इसकी शादी फैंसिंग से करवाना चाहेंगे? अब उस घर में उसको रिश्ता तय करना था इसलिए वो हाँ कर देता है। और जो हमारा जियांग सिंह था वो सच में सीजन से शादी करना चाहता था, बट उसे पता नहीं था कि उसे इस तरह से रिजेक्शन मिलेगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है और कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है। जियांग और फैंसिंग के बीच में थोड़ी बहुत तो नॉर्मल हम नहीं कह सकते, क्योंकि जियांग के दिमाग में ओनली फॉर सीजन ही चल रहा था, बट वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ सीचैन वही ग्रेवयार्ड के सामने में खड़ा था और कहता है, मुझे पता है कि तुम एक लाइकन थे, बट फिर भी मैंने तुम्हें चाहा, और जब तुम्हारे पैक के लोगों को पता चला तो तुम्हें मार दिया गया। तुम्हारा हश्र भी वैसे ही हुआ जैसे विंग के फादर का हुआ। क्यों ये समाज वाले इतने सारे बंदिशें लगाते हैं जहाँ पे हम अपनी दिल की नहीं सुन सकते? क्यों हम उस पार्टनर के साथ नहीं रह सकते जिसे हम टूट कर चाहते हैं, जिससे हमारा टूट रिश्ता होता है, जिससे हमारा टूट बंधन जुड़ा होता है? क्यों? याओ, और इतना बोल करके सीचन वहाँ पे बैठ जाते हैं। हवाओं में जैसे खुशबू सी फैल गई थी और उसे संकेत दे रही थी, प्लीज़ खुश रहो, क्योंकि हम शादीशुदा नहीं थे इसलिए तुम मर नहीं सकते हो। मैं तुम्हारा प्यार था, मैं तुम्हारा प्यार हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगा सीचन। और इतना बोलकर वो हवाएं ना उसके गालों को, उसके पूरे बॉडी को छूकर चली जाती हैं। सीचन वहीं पे लेट जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, वैसे ये जीवन मेरा व्यर्थ है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ। मून गॉडेस, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर के पास आ जाऊँ और मुझे यहीं पे दफना दिया जाए। मून गॉडेस भी सबकी इच्छा पूरी करती थी, इसलिए वो उसे पूछते हैं, उसकी उसने आंखें बंद कर लिया था और उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम्हारा जीवन अभी पूरा भी नहीं हुआ है और तुम मरना चाहते हो? तो सीजन कहते हैं, मुझे किसी ऐसी जगह पे भेज दीजिए जहाँ पे सभी चीज़ें नॉर्मल हो और मैं अपने पार्टनर से प्यार करूँ और उससे शादी कर सकूँ। मून गॉडेस कहती है, ऐसा ही होगा, पर अभी तुम्हें कुछ और दिन जीना होगा अपने भाई और उसके बच्चे के लिए,
क्योंकि बीच में वो लोग फिर से किंग के ऊपर हमला करने वाले हैं, खास करके विंग और विंग के बेबी के लिए। तो उसके बाद तुम चाहो तो अपने बॉडी को प्राण त्याग सकते हो। उसके बाद मून गॉडेस वहाँ से चली जाती हैं। मून गॉडेस का ऑर्डर फॉलो करते हुए सीचन भी वहाँ से घर आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। घर में अब एक्स्ट्रा लोग हो चुके थे, जहाँ पे इवान, विंग, वांगजी एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं पे फैंसिंग और जंगजिंग अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा था। कितनी बार तो जंगजिंग सोच रहा था कि वो सीजन से पूछ ले कि ऐसा क्या बात हो गई जिससे कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जंगजिंग के दिल में वो था। एक दिन वो जंगजिंग से, वो जो बाहर में थे, वो काम कर रहे होते गार्डन में, करवा रहे होते हैं लोगों से। उसके पास कॉफ़ी लेते हैं आता है और हिम्मत करते पूछता है कि क्या आप सच में किसी और को चाहते थे। सीचन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, और मेरा पार्टनर मर चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जानते बूझते। तुम उसके साथ खुश हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अभी हमारा कोई भी भविष्य नहीं है। जंग जिंग कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, बस मैं आपको ये कहना चाहता था। मैं समझ गया, और वैसे भी मुझे पता है कुछ कर्मों का हिसाब होता है जो चुकाना पड़ता है। और जंग जिंग के साथ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ आने के बाद विंग बेबी के साथ रहता था, इसलिए अंकल सारा काम जंग जिंग से करवाते थे। और अब जंग जिंग को समझ में आ रहा था कि नौकर और जिल्लत भरी लाइफ कैसे होती है, क्योंकि फैंसिंग भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि फैंसिंग और जंग जिंग के बीच में हस्बैंड वाला रिश्ता बहुत कम ही था। फिर वो ठीक करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन फैंसिंग को भी पता था कि सीचन को जंग जिंग लाइक करता है, तो लाइक होता है ना जेलसी टाइप्स। वहीं दूसरी तरफ अंकल उसे हमेशा बोला करते थे, बेबी के लिए दूध गर्म करो, हमारे लिए नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो। स्टार्टिंग में तो जंग जिंग की फटी हुई थी, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। पर धीरे धीरे करके अब विंग के साथ रहते रहते वो सीख चुका था। और अब जाकर के जंग जिंग को एहसास हो चुका था कि विंग ऑलरेडी हर चीज़ में परफेक्ट है, इसीलिए उसे सब इतना प्यार करते हैं। पर वो कुछ भी नहीं करता है, उसे बस गुस्सा आता है, वो इरिटेट होता है, इवन अपने रिश्ते को भी वो नहीं बचाता है। वो अपने मन में सोचता है कि अब वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा, अपने हस्बैंड की ड्यूटी पूरी करेगा, हर विंग के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करेगा, ताकि आगे की लाइफ पीसफुली बीत सके। और वो करता भी ऐसे है। धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, और हर कोई नोटिस कर रहा था। फैंसिंग के लिए भी उसके प्रति जो रवैया था वो चेंज हो गया था, और वो फैंसिंग के प्रति भी अपनी प्यार और अपने हस्बैंड की जो वफादारी होती है वो निभा रहा था, दिखा रहा था। अब जाकर के फैंसिंग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। और फाइनली फैंसिंग और जो जियांगजिंग था उसके बीच में सभी चीज़ें ठीक होने लगी थी। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गए हुए थे उन दोनों की शादी को, और हर चीज़ स्मूथ चल रही थी, हर चीज़। और उसके बाद वो लोग बेबी का 1 साल का जो होता है ना बर्थडे मनाते हैं, उस दिन पार्टी रखी हुई थी, और हर कोई खुश था। पैक के सारे लोग एक दूसरे से बात करते हुए, नाचते गाते हुए। इसमें पार्टी में ना विन चाओ, सोयांग, म्याम्या, वेंजिंग सब आए हुए थे, और सब बहुत खुश थे। विंग को देख करके म्याम्या कहती है, तुम तो हैप्पी हो ना विंग? विंग कहता है, क्या मुझे नहीं होना चाहिए? म्याम्या कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बेबी बहुत प्यारा है, इतना बोलकर उसको लेता है, एंड देन हवा में उछाल देती है, जिसे देख करके विंग कहता है, म्याम्या। तभी म्याम्या ना लाइकन में चेंज हो जाती है, और विंग के ऊपर झपटा मारती है, और बेबी ना जैसे नीचे गिरने को होता है ना, फैंसिंग थामता है, एंड देन वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, और वो विंग को मारने के लिए बढ़ती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? एक वुल्फ और लाइकन के कॉम्बो, तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए। फिर से वहाँ पे फाइट शुरू हो गई थी, और सीचेन अब समझ गया था कि उसका अंत नज़दीक है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा करके वहाँ पे जो 20 बदल के लाइकन्स आए थे ना, उन सबको मारना पीटना शुरू कर देता है। और वापस से एक बार और फिर महाभारत हो रहा था उस पैक में। और वांगजी और वो सब लड़ रहे होते हैं। विंग अपने बीवी को बचाते हुए म्याम्या को ना धक्का दे जाता है, एंड देन उसके साथ वो फाइट करता है। म्याम्या लड़की थी, पतली दुबली थी, बहुत फास्ट थी, इसलिए हर बार वो बच जाती थी। सीचन उसको उठा के पटक देते हैं, देन उससे लड़ते लड़ते लास्टली सीचन मर जाते हैं। और वो लड़ाई उसके डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को तो एक ही मोटिव था कि इनमें से किसी एक को मारना। और फाइनली सीचन मर जाते हैं। ऑलरेडी एक लाइकन की वजह से ही सीचन ने उन लोगों से झगड़ा मोल लिया था, और तब से ये लोग इनके पैक के पीछे दुश्मन बन के पड़े हुए थे। और वो लोग मेनली वांगजी को नहीं, सीचन को टारगेट कर रहे थे मारने के लिए। उसके सीचन के मौत के बाद जितने भी लाइकन्स बचे हुए थे वो सब अपने आप ही वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं।
और वांग जी, फैंसिंग विंग हर कोई बैठ के रो रहा होता है। उसके बाद उसकी फ्यूनरल की तैयारी करके सीजन की बॉडी को मिंग के बॉडी के बगल में दफना दिया जाता है, अच्छा सा ग्रेवयार्ड बना करके। और उनके दोनों को ग्रेवयार्ड पे धो धागा रख दिया जाता है, ताकि अगर इनका बाय बर्थ कहीं और जन्म होता है तो ये दोनों उस जन्म में मिल जाएंगे और साथ अपना लाइफ हैप्पीली बिताएंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे अपने भाई को खोने पे, बंग जी, और कह रहा था कि क्या सच में मुझे हर बार ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंकल कहते हैं ये जीवन का दस्तूर है, तुम्हें अपने को खोकर ही आगे बढ़ना होगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि तुम दुश्मनों के ऊपर हमला करो और तुम ही जीतो। कभी वो कुछ हारेंगे तो कभी तुम कुछ हारोगे। एक किंग होने के नाते तुम्हारा दायित्व है कि अपने पैक, अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार की रक्षा करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा बच्चा है वांग जी। वांग जी को अच्छी सीख देने के बाद वो लोग वापस से घर आते हैं और अपने जीवन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सभी चीज़ें स्मूथ चल रही थी, बट सबके दिल में जो सीजन की यादें थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी, और विंग के दिल में जो उसकी मॉम के लिए प्यार और इज्जत और यादें था वो सब बना हुआ था। अपनी अपनी यादों के साथ अपने लाइफ में वो लोग आगे बढ़ रहे थे, और उन्हें पता था कि हाँ, यही जीवन का दस्तूर है और ऐसे ही चलना है। जीवन का नाम ही है आगे बढ़ना, चलते रहना, तब तक जब तक कि सब कुछ रुक ना जाए। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वांग जी भी पैक के काम में व्यस्त हो गया, विंग भी युवान को बड़ा करने में व्यस्त हो जाता है, और वो दोनों अपने अपने दायित्वों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने जीवन में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे होते हैं। सीचन और जो फैंसिंग था उनके बीच में भी सभी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी, और वो लोग भी अपने अपने दायित्वों को समझकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका भी रिश्ता पहले से बेहतर हो गया था, और इस तरह से उनकी लाइफ वापस से पटरी पे आ गई थी। खुशियों ने दस्तक दे दी थी, और वो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। हर कोई को अपने किए का हिसाब मिल रहा था, और हर कोई अपने कर्मों को भुगतान भी कर रहा था। रिंग एक टाइम पे जब वापस से सभी चीज़ें साफ सफाई कर रहा था अपने कमरे की, युवान को सुला करके, तो कपड़ों और डब्बों बॉक्स के बीच में वही फ़ोन मिलता है, जिसे देखकर रिंग उसे देखते हुए कहता है, रॉन्ग कॉल बाय वुल्फ किंग। आपको पता है, अगर उस दिन आप कॉल नहीं करते तो शायद मेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर होती, पर एक रॉन्ग कॉल ने मेरी लाइफ बदल दी वांग जी। तभी वांग जी पीछे से आते हुए कहता, क्या बातें हो रही है विंग। विंग कहता है, ये फ़ोन याद है आपको। ये कहता, हाँ ये तो तुम्हारा फ़ोन है। विंग कहता है, नहीं बुद्धू, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे कॉल किया था। तो वांग जी कहता, अरे वो तो रॉन्ग कॉल चला गया था, बट राइट पर्सन के पास गया था ना। इतना बोलकर उसके नेक को स्निप करते हुए से कहता है, क्यों ना हम अपने दूसरे बेबी का भी प्लान करें। विंग कहता, नहीं, अभी वान बहुत छोटा है, उसे थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं उसके बाद। तो वांग जी उसे कहते हैं, कितने साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, बताओ मुझे। और इतना बोल कर वो विंग के साथ क्लिंगी होते हुए धीरे धीरे उसे किस करते हुए वापस से बेड पे लेकर आता है, और अपना वो एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ये फैन फिक्सन यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।